6:10 बेचारा पार्थ आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक दिन सुबह, जब पूरा उत्तर काशी भोर से पहले अंधेरे में छिपा हुआ था, हिमगिरी गुरुकुल में एक युवा किशोर ने अपने गर्म और आरामदायक कंबल को फेंक दिया, अपने बिस्तर से कूद गया और अपने कपड़े पहन लिए। इस समय गुरुकुल के अधिकांश शिष्य और यहाँ तक कि कुछ सेवक भी सोए हुए थे। उसने जल्दी से अपना नित्य कर्म समाप्त किया और फिर अपनी दिनचर्या के अनुसार वो गुरुकुल के पास में ही स्थित पवित्र भागीरथी नदी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने स्नान किया और प्रातः संध्या वंदन किया। जब भी वो यहाँ आता था तो उसे बहुत शांति महसूस होती थी, जिससे वे पूरे दिन आने वाली मुश्किलों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर पाता था। इसके बाद वो गुरुकुल वापस आ गया और अपना योगाभ्यास प्रारंभ किया। इस युवक की उम्र करीब 14 से 15 साल के बीच थी। पतला लंबा शरीर और मासूम सा चेहरा। वह बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन फिर भी बेहद दिखने में अच्छा था। विशेष रूप से उनकी काली आंखें, वे स्पष्ट और लड़ने की इच्छा से भरी हुई थीं। बस थोड़ी देर और मैं युद्ध पथ के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता हूं, फिर मैं उन सभी शिष्यों को चुप करा दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस युवक का नाम पार्थ था। आधा साल पहले वे अपने शानदार प्रदर्शन के आधार पर पोखरी गांव के हिमगिरी गुरुकुल की शाखा से उत्तर काशी के मुख्य हिमगिरी गुरुकुल में आया था। पोखरी गांव में वे एक सर्वोच्च युवा प्रतिभा था और युद्ध पथ के दूसरे स्तर तक पहुंचने वाले पहला शिष्य था। तब उसने सैन्य जीवन को ही एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। उस समय गांव का हर व्यक्ति उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता था और उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। उसके गुरुवार, माता पिता, उन सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। पोखरी गांव की पाठशाला मुख्य हिमगिरी गुरुकुल की पार्श्व शाखा में से एक थी। बजकर 3 साल में मुख्य गुरुकुल से 2 शिष्यों को पदोन्नत करके मुख्य हिमगिरी गुरुकुल में आगे की शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। उन्होंने पार्थ की उत्कृष्ट क्षमता को देखकर मुख्य गुरुकुल में उसकी सिफारिश की। पार्थ के साथ मुख्य गुरुकुल आने वाली अन्य सहपाठी रेशमा थी, एक लड़की जो उसके 2 महीने बाद ही युद्ध पथ के दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। पोखरी गांव छोड़ने के बाद मुख्य गुरुकुल में आने को लेकर पार्थ बहुत ज्यादा उत्साहित था और अपना कौशल दिखाने के लिए दृढ़ था। हालांकि जब वो वहां पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि वह तो कुएं के एक मेंढक था। यहाँ मुख्य गुरुकुल में सभी बाहरी शिष्यों में वो सबसे कमजोर साधकों में से एक था, क्योंकि यहाँ पर तीसरे स्तर से नीचे के सभी शिष्यों को बेकार समझा जाता था। इससे पार्थ का आत्मविश्वास बुरी तरह टूट गया। इसके अलावा रेशमा, जो खूबसूरत लड़की उसके साथ पोखरी गांव से आई थी, वे धीरे धीरे गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद उससे दूर हो गई। उसने बाहरी शिष्यों में शीर्ष 3 शिष्यों में से एक के साथ दोस्ती कर ली। जब वो और रेशमा पोखरी गांव में थे तो पार्थ को रेशमा की आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान नजर आता था। हालांकि उस समय पार्थ ने केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन यहाँ आने के बाद रेशमा का व्यवहार पार्थ के प्रति रूखा हो गया, क्योंकि शायद उसे भी ये एहसास हो गया कि पार्थ उतना भी प्रतिभाशाली नहीं है जितना कि वो सोचती थी। उसके रूखे व्यवहार से दुखी होकर उसने शपथ ली कि एक दिन वो हिमगिरी गुरुकुल और उत्तर काशी नगर में सबसे ताकतवर योद्धा बनकर दिखाएगा, अन्यथा वह पोखरी गांव में कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन उसकी लाख कोशिशों और जी तोड़ मेहनत के बावजूद उसकी शक्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इन सब बातों को सोचकर पार्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर गुरुकुल के अखाड़े की ओर भागा। पार्थ अभी जा ही रहा था तभी रास्ते में वो किसी से टकरा गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और सामने वाले से माफी मांगी। माफ करना, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने गुरुकुल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक उर्वशी थी।
उर्वशी का शरीर बेहद आकर्षक था। वो गुरुकुल के कई शिष्यों के दिलों की धड़कन थी। वे अक्सर उसके पास जाकर उससे बात करने और रिझाने की कोशिश करते थे। साथ ही उर्वशी की साधना भी तीसरे स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। माफी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जानबूझकर मुझसे टकराओगे और फिर केवल माफी मांगकर बच जाओगे? उर्वशी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के सभी शिष्य उनके पास आ गए और जब उन लोगों ने उर्वशी को वहां देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है उर्वशी को प्रभावित करने का। तुम छोटे चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उर्वशी से टकराने की? उनमें से एक ने कहा। आज तो तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तभी दूसरा भी बोल पड़ा। देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभ्यास स्थल की तरफ जा रहा था कि तभी आप अचानक से आमने आ गई, इसलिए मैं गलती से आपसे टकरा गया। पार्थ ने बात को जल्दी से खत्म करने की कोशिश की। गलती से? तुमने क्या हम सबको मूर्ख समझ रखा है? सबने देखा कि तुम जानबूझकर उर्वशी की तरफ आए थे, एक ने उर्वशी का पक्ष लेते हुए कहा। और तुमने कहा कि उर्वशी तुम्हारी तरफ आई थी, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उर्वशी खुद जानबूझकर तुमसे टकराई थी? एक ने तो उर्वशी के गुस्से को और भड़काने के लिए कहा। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि पार्थ ने बात को समझाते हुए कुछ कहना चाहा। तुम्हें लगता है कि उर्वशी, जो कि गुरुकुल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में एक है, वो तुम जैसे कल के आए मूर्ख के पास खुद से आएगी? कभी खुद की शक्ल देखी है? बस बहुत हुआ। अब जल्दी से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, उर्वशी ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। देखिए, मैं आपसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ। अब मैं घुटने नहीं टेक कर दोबारा माफी नहीं मांगूंगा, पार्थ ने दृढ़ता से कहा। वो अब और अधिक अपमान नहीं सह सकता था। तभी भीड़ में से एक ने उसका गिरेबान पकड़कर कहा। चुपचाप जो कहा गया वो कर, वरना आज तू कहीं और जाने के काबिल नहीं रहेगा। पार्थ अभी भी दृढ़ बना रहा। वो पहले ही माफी मांग चुका था, अब वो घुटने टेक कर अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकता था। उसके बाद न मानने पर भीड़ में से एक ने अपना हाथ पार्थ को मरने के लिए उठाया और तभी। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? एक गरजती हुई आवाज सभी को सुनाई दी। सभी ने पलटकर आवाज की दिशा में देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने आचार्य चक्रपाणि खड़े थे। फिर सभी ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर मुस्कुरा दिए। उनमें से एक ने आचार्य से कहा। प्रणाम आचार्य। असल में अनुज पार्थ उर्वशी को अपनी मुंह बोली बहन बनाना चाहता है और इसलिए वो कह रहा था कि क्या उर्वशी उसे अपना भाई बनाएगी। ये सुनकर पार्थ और उर्वशी दोनों के भाव बदसूरत हो गए। हालांकि फिर मौके की गंभीरता को समझकर उर्वशी ने कहा। प्रणाम आचार्य। हमें वैसे भी अपने अनुज शिष्य भाइयों की मदद करने में कितनी खुशी होती है। अगर पार्थ मेरा अनुज बनकर मेरी सहायता चाहता है तो मुझे खुशी ही होगी। पार्थ भी आगे कुछ नहीं बोल सका, बस अपना सिर हिला दिया। बहुत अच्छे, पर अभी सब जल्दी से अभ्यास के लिए जाओ। ये भाई बहन का मिलाप बाद में कर लेना, आचार्य ने थोड़ा खुश होते हुए कहा। ये सुनकर सभी ने घूरकर पार्थ को देखा। पार्थ भी चुपचाप वहां से चला गया। अभ्यास स्थल में आकर पार्थ ने गुरुकुल की सबसे साधारण युद्ध कला तकनीक धातु मुष्टिका का अभ्यास किया। धातु मुष्टिका केवल एक आधार युद्ध कला तकनीक थी। सामान्य शब्दों में युद्ध कला तकनीक को 5 श्रेणियों में रखा गया था। आधार, निम्न, मध्यम, उच्च और सर्वोच्च। आधार युद्ध कला तकनीक सबसे निचले स्तर युद्ध कला तकनीक है। इसका प्रयोग किसी के शरीर और रक्त को मजबूत करने के लिए किया जाता था। आमतौर पर एक युद्ध कौशल का स्तर जितना ऊंचा होता है, उससे प्रतिद्वंद्वी को होने वाली क्षति उतनी ही अधिक होती है और यह युद्ध स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए उतना ही बेहतर होता है। मैं लंबे समय से युद्ध पथ के दूसरे स्तर पर ही अटका हूँ। हालांकि
तीसरा स्तर हासिल करने के लिए मेरे पास अभी भी कुछ समय की कमी है। मुझे जल्द से जल्द तीसरे स्तर पर पहुंचना ही होगा। आधे घंटे बाद धीरे धीरे धूप खिली। अखाड़े में गुरुकुल के कुछ और शिष्य धीरे धीरे वहां आए और एक दूसरे के साथ अभ्यास किया। हालांकि जब उनकी दृष्टि पार्थ पर पड़ी तो उनकी आंखें अचानक तिरस्कार से भर गई। यह रवैया सिर्फ पार्थ के लिए ही नहीं था। गुरुकुल के शिष्य शाखाओं से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीची दृष्टि से देखते थे। पार्श्व शाखाओं से आने वाले शिष्यों को बेहद कमजोर समझते थे। इससे वे खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करते थे। जब पार्थ अपने विचारों में खोया हुआ था तो पीछे से आवाज आई, छोटे बच्चे, वहीं रुक जाओ। धातु के समान मजबूत हाथ ने उसके कंधे पर जोरदार प्रहार किया। यह आप क्या कर रहे हैं? पार्थ संतुलन बिगड़ गया और लगभग गिरने ही वाला था। सौभाग्य से उसने खुद को स्थिर कर लिया। जो लड़का आया वह काले कपड़े पहने एक युवक था। उसका शरीर तंदुरुस्त और मांसल था और उसकी भौहें मोटी थीं। बलराज, ये क्या बदतमीजी है? पार्थ का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। दरअसल जब पार्थ पहली बार हिमगिरी गुरुकुल में आया तब बलराज शाखा शिष्यों का मजाक उड़ा रहा था। इस वजह से पार्थ की उससे बहस हो गई थी। और बलराज एक ऐसा व्यक्ति था जो बदला लेने के लिए जाना जाता था। और तब से जब भी वो पार्थ को देखता तो वे उसे हर तरह से अपमानित करता था। बलराज, अगर आप इस चूजे को 10 चालों में नहीं हरा पाए तो यह बहुत ही शर्म की बात होगी। 10 बार? बलराज पहले से ही युद्ध पथ की तीसरे स्तर के शिखर पर है। उस बच्चे से लड़ने के लिए तो 3 हमले ही पर्याप्त होंगे, एक दूसरे शिष्य ने कहा। 3 बार? हा हा हा। बलराज तिरस्कार पूर्वक हंसा। आप सभी मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हैं। इस बच्चे को तो मैं केवल एक हमले में ही हरा दूंगा। केवल एक हमले में? उपस्थित शिष्यों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। एक हमले में पार्थ की भौहें टेढ़ी हो गईं और उसके मन में आक्रोश फिर से उमड़ पड़ा। माना कि उसके और बलराज के बीच एक स्तर का अंतर था। इस अंतर के साथ वो शायद 3 हमलों में जीत सकता था। ये सच था, लेकिन सिर्फ एक हमले में। ये एक अपमान की तरह था। बलराज की कुटिल मुस्कान को देखकर पार्थ के खुद को शांत कर लिया और उसने सोचा, मैं इस जाल में नहीं पड़ सकता। यहाँ तक कि अगर मैं इस एक चाल में हारने से बच भी जाता हूँ तब भी वह मुझे अपमानित करेगा। हिमगिरी गुरुकुल में आधे साल तक रहने के दौरान पार्थ को कई बार पीटा गया था और उसने इसे सहन करना सीख लिया था। मैं आज प्रशिक्षण से काफी थक गया हूँ। मुझे कुछ दिन आराम करने दो और फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। पार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह फिर बिना कुछ कहे चला गया। उसके प्रदर्शन ने उसी उम्र के बलराज को एक विराम दिया। ठीक है बच्चे, मैं आज तो तुम्हें अखाड़े से बाहर जाने दूंगा, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे हमले की लड़ाई के बारे में मत भूलना। बलराज की आंखों से एक ठंडा और चालाक के एहसास हुआ। हमले की लड़ाई? पार्थ ने मन में सोचा। मुझे जल्द ही तीसरे स्तर पर पहुंचना होगा, तभी मैं बलराज से लड़ सकता हूं। पार्थ का दिल एक बार फिर तनाव में आ गया। अखाड़े को छोड़ने के बाद पार्थ कुटिया में लौट आया। तभी पार्थ का पड़ोसी रमेश, जिसके उसके साथ मित्रवत संबंध थे, उसके पास आया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी कुछ समय पहले गुरुकुल प्रबंधन ने कुछ लोगों को एक पत्र के साथ भेजा। रमेश एक पल के लिए रुका। गुरुकुल प्रबंधन? पार्थ को समझ नहीं आया। रमेश का गंभीर चेहरा था और उसने कहा, गुरुकुल ने कुछ नए नियम बनाए हैं। यदि कोई शाखा शिष्य तीसरे स्तर पर नहीं पहुंचता है तो वो गुरुकुल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। और अगर 15 वर्ष की आयु से पहले वे अपना मूलाधार चक्र जागृत नहीं कर पाते तो उन्हें उनकी शाखाओं में वापस भेज दिया जाएगा। क्या? पार्थ का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके सामने जैसे अंधेरा छाने लगा।
गुरुकुल प्रतियोगिता, जहां सभी शिष्यों को अपने प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और जीतने वालों को कई पुरस्कार दिया जाएगा। फिर उनके पास आंतरिक शिष्य बनने का मौका दिया जाएगा, जिन पर गुरुकुल विशेष रूप से ध्यान देता है। इस प्रकार से गुरुकुल प्रतियोगिता बाहरी शिष्यों के लिए अपनी उच्च प्रतिभा दिखने का शानदार अवसर था। नए नियम के अनुसार 15 वर्ष पूरा होने जिनका भी मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, उन्हें शाखा गुरुकुल में वापस भेज दिया जाएगा। नहीं, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पार्थ की आवाज नरम थी और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उसे उसके माता पिता के पास पोखरी गांव में वापस भेजे जाने से ज्यादा अपमानजनक और कुछ नहीं होगा। ये नियम केवल शाखा शिष्यों के लिए निर्धारित है। रमेश के चेहरे पर असंतोष के भाव थे। माँ, पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं और भी मेहनत करूंगा और गुरुकुल प्रतियोगिता से पहले अपने मूलाधार चक्र को जागृत अवश्य करूंगा। पार्थ ने अपने दांत बींचते हुए खुद से ही कहा। अब भी 2 महीने बाकी हैं और इसमें भाग लेने के लिए तुम्हें 1 महीने पहले पंजीकरण कराना होगा। 1 महीने में मूलाधार चक्र जागृत करना शायद आसान नहीं है। रमेश ने अपना सिर हिलाया। केवल 1 महीने का समय है भगवान। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पार्थ को तुम मानो किसी गहरे अंधेरे में धकेल दिया गया हो। अगर 2 महीने बचे होते और उसने अपने प्रयासों को 2 गुना कर दिया तो भी सफलता की 20 से 30% संभावना थी। हालांकि 1 महीने में सफलता हासिल करना, इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। तो क्या वो पोखरी गांव को लौट जाए? उसने मन में सोचा। कभी नहीं। पार्थ ने गुस्से में अपना सिर हिलाया। मैं सामान्य जीवन जीने के लिए पोखरी गांव वापस नहीं जा रहा हूं। उसने एक बार शपथ ली थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करके हिमगिरी गुरुकुल और उत्तरकाशी में एक सम्मानित स्थान अर्जित करेगा। मैं इस तरीके से हारने और वापस घर जाने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? पार्थ ने खुद को रोने से रोका, चिल्लाया और बस कुटिया से बाहर भाग गया। पार्थ, जिद्दी मत बनो, रमेश ने पुकारा। रमेश, जिसने खुद 1 महीने पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने मूलाधार चक्र को जागृत किया था, उसे इसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता था। उसने पार्थ के लिए दुखी महसूस किया। अपनी कुटिया के अंदर चला गया। बूम! अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी और बाहर बारिश होने लगी। पार्थ अपने दिल में निराशा लिए आकाश की ओर देखा और बारिश में ही आगे बढ़ गया। इस समय हर जगह बिजली चमक रही थी। ये अच्छा नहीं है, पार्थ ने अपनी ओर एक दबाव आते हुए महसूस किया और इसलिए जब उसने ऊपर देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने आज तक ऐसी भयानक बिजली कभी नहीं देखी थी, जो मकड़ी के जाले की तरह आपस में लिपटी हुई हो। उस छोटे से क्षण में ही वो आकाशीय बिजली किसी शक्ति के अधीन लग रही थी, जिससे आकाश में दरार आती हुई प्रतीत हुई। शेव! बादलों को चीरती हुई एक काली रेखा नजर आई। ये बिजली के बीच से गुजरा, जिससे सुंदर लहरें बनती हुई दिखाई दीं। यह कल्पना करना असंभव था कि वो काली रेखा क्या थी, जो बिजली की शक्ति को भी अनदेखा करने में सक्षम थी। अचानक से बिजली की एक तरंग सीधे पार्थ की तरफ बढ़ी। पार्थ ने महसूस किया कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं, उसके बाल और कपड़े जलकर काले हो गए और उसके कानों में बिजली की गड़गड़ाहट लगातार बज रही थी। अचानक से वहां सन्नाटा छा गया, साथ ही बिजली गिरनी भी बंद हो गई। ये क्या है? उसका चेहरा सफेद हो गया। अपने पैरों के नीचे देखा तो वहां एक अजीब काला संगमरमर था, जैसे आंख की पुतली। ये वही वस्तु थी जिसकी वजह से आकाश में काली रेखा बनी थी। धक धक! आंख की तरह दिखने वाला वो संगमरमर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें कोई जीवन है। पार्थ को लगा जैसे कि वो संगमरमर उसकी आंखों को ही घूर रहा हो और साथ ही दिल की तरह धड़कने की आवाज दे रहा था। हालांकि
उस आंख की पुतली की धड़कन उसे अपने दिल के साथ तालमेल बिठाती हुई लग रही थी, और साथ ही पार्थ को एक दोस्ताना एहसास दे रही थी। उसी समय उसे किसी प्रकार का खिंचाव महसूस हुआ। क्या इस वस्तु में जीवन है? उसने अपनी सांस रोक रखी थी, किसी भी खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह हिल पाता, बूम! अचानक से वो वस्तु जो किसी आंख की तरह लग रही थी, पार्थ की दाहिनी आंख से टकरा गई, और फिर आंख की पुतली जैसा वो संगमरमर एक धुंधली छवि में बदल गया और धीरे धीरे उसकी दाहिनी आंख के अंदर समा गया। आह! पार्थ दर्द से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसके पास केवल एक ही विचार था, मैं पागल हो गया हूँ। मेरी दाहिनी आंख अंधी हो गई है। क्या हुआ है पार्थ को? क्या ये घटना उसके जीवन को समाप्त कर देगी, या फिर ये घटना पार्थ के लिए किसी वरदान की तरह उसका पूरा जीवन बदल देगी? जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। 6 बलराज से मुकाबला। अध्याय 2 बलराज से मुकाबला। एक बड़े और भव्य सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें समुद्र के जल की तरह नीली और चमकदार थी। उसके शरीर के चारों ओर बिजली की तरंगें अटखेलियां कर रही थी, और साथ ही उस व्यक्ति से एक भयानक और दैवीय ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, जिस वजह को कोई भी सीधे तौर पर उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनके ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा था और अपना सिर झुकाए आदर भरे भाव से उनकी तरफ देख रहा था। प्रभु, मैंने सुना है कि आप कुछ समय के लिए एकांत में जाने वाले हैं। उस आगंतुक ने विनम्रता पूर्वक पूछा। हम अब समय आ गया है जब हमें अपने उत्तराधिकारी का चयन करना होगा, जो आने वाले संकट से संसार की रक्षा करे, प्रभु ने शांति से उत्तर दिया। प्रभु, तो क्या आपने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया है? आगंतुक ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, इस बार उत्तराधिकारी का चयन पूर्णतः नीति पर आधारित होगा। उसके चयन के लिए हम अपने सहस्त्र नेत्रों में से एक को पृथ्वी पर भेजेंगे, जिसमें हमारी दिव्य शक्तियां निहित होंगी। प्रभु के चेहरे पर एक मुस्कान थी। पर प्रभु, क्या होगा अगर आपकी शक्तियां किसी अयोग्य व्यक्ति को मिल गई? आगंतुक थोड़ा चिंतित लग रहा था। तो उसे इसके योग्य बनना होगा। जैसे जैसे वो इसके योग्य बनता जाएगा, वो उसी अनुपात में इसकी शक्तियों को जागृत करने में समर्थ होगा, प्रभु ने दृढ़ निश्चयता से कहा। इतना कहकर प्रभु ने हाथ आगे किया, जिसमें एक आंख प्रकट हुई। उसके चारों ओर बिजली का जाल लिपटा हुआ था। फिर अगले ही क्षण वो आंख उड़कर अनंत अंतरिक्ष में चली गई। ठीक उसी समय पार्थ, जो रमेश से बात करने के बाद निराशा से भरा हुआ कुटिया से बाहर भाग गया था और वो उस बिजली की चपेट में आ गया था, वही इन सब बातों से अनजान पार्थ गहरी बेहोशी की अवस्था में लेटा था। न जाने कितना समय बीत गया। पार्थ ने अपनी चेतना वापस प्राप्त करना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे केवल एक ही चीज महसूस हो रही थी कि उसकी दाहिनी आंख में असहनीय दर्द हो रहा था। दाहिनी आंख पार्थ एकदम से जम गया, और अचानक उसे याद आया कि क्या हुआ था। इससे पहले कि वह बेहोश होता, अजीब सा दिखने वाला गोल संगमरमर सीधे उसकी दाहिनी आंख में जा लगा। अगर मेरी किस्मत ज्यादा खराब होती तो शायद मेरी दाहिनी आंख अंधी हो गई होती, और फिर इसकी तुलना उन बदसूरत एक आंख वाले समुद्री लुटेरों से की जा सकती है। जब उसने यहाँ तक सोचा, पार्थ को रोने की इच्छा हुई। धक 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 धक। अचानक उसने दिल की धड़कन के समान आवाज सुनी। ये बहुत ही परिचित और दयालु महसूस हो रही थी, जो उसकी दाहिनी आंख से गूंज रही थी और उसके अपने दिल की धड़कन के समान ही प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी दाहिनी आंख के बारे में सोचा और उसी क्षण उसकी चेतना उसकी दाहिनी आंख में विलीन हो गई। बूम! उसका दिमाग अचानक हिल गया और पार्थ की चेतना एक गहरे काले आयाम में चली गई।
ये कौन सी जगह है? पार्थिक अज्ञात डर से कांप उठा और ऐसी अजीब जगह को देखना उसकी जानकारी से पूरी तरह से बाहर था। उसकी चेतना घनघोर काली जगह के केंद्र से निकलने वाली फीकी सुनहरी रोशनी से आकर्षित हुई। वो हल्का सुनहरा प्रकाश इतना रहस्यमय और असीम रूप से गहरा लग रहा था। यह धीरे धीरे घूमने लगा, मानो यह प्राचीन काल से अब तक जीवित हो, जिससे लोगों को जीवन और अनंत काल दोनों का एहसास हो रहा हो। पार्थ को अपनी चेतना में एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी। प्राचीन नियम टूट गया है, बुराई फिर से हावी होगी और देवताओं की धरोहर एक खरब धूल में बदल जाएंगे। इस आवाज के साथ आने वाली आह इतनी प्राचीन और दुखद लग रही थी, जैसे कि यह प्राचीन काल से ही आया हो, और वो आवाज उस घनघोर काली जगह के चारों ओर गूंज रही थी। वहाँ कौन है? पार्थ की चेतना हिल गई और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। उसने इलाके का मुआयना किया लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह आवाज अंतरिक्ष से आती प्रतीत हो रही थी। हम ब्रह्मांड में एक आत्मा है जो मेरे साथ पूरी तरह से मेल खाती है। क्या नियति की यही इच्छा है? रहस्यमय आवाज ने खुद से कहा। ये किसकी आवाज है? पार्थ ने अपने डर को दबा दिया और चिल्लाया, मेरी रक्त रेखा को पुनः प्रसारित करने के लिए आप सभी पर शासन करेंगे, हर जाति को नियंत्रित करेंगे। हे भाग्यशाली नौजवान, मुझे निराश मत करना। वो गहरी आवाज फिर से गूंजी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन है? पार्थ डरा हुआ और उत्साहित लग रहा था, लेकिन ये सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाया। हम सही समय आने पर तुम्हें खुद ही इसके बारे में पता लग जाएगा। घना काला क्षेत्र अचानक एक प्राचीन दिव्य ऊर्जा को पार्थ के दाहिनी आंख में उड़ेल देता है, जो धीरे धीरे उसी में लुप्त हो जाती है। सब कुछ शांत रहा। हाँ, पार्थ ने एक लंबी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वे और सोच पाता, उसकी दाहिनी आंख से एक दर्दनाक एहसास निकला। कमरे के भीतर सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। आय है, मेरी आंख! पार्थ चिल्लाया और अपनी दाहिनी आंख को हथेली से पकड़ लिया, जो अब लाल हो गई थी और दर्द से जल रही थी। इस समय पार्थ अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। ये उसकी कुटिया थी। पार्थ बिस्तर पर लेटा हुआ था और बिजली गिरने के बाद से उसके शरीर पर अभी भी जले हुए कपड़े के टुकड़े थे। इस समय उनकी दाहिनी आंख से आने वाले दर्द ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया और वो बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलने लगा। यह तो अच्छा हुआ कि जैसे जैसे समय बीता गया, दर्द अंततः कम हो गया। मेरी आंख! पार्थ का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और धीरे धीरे उसकी दाहिनी आंख के चारों ओर हथेली की पकड़ ढीली हो गई। उसे यकीन था कि उसकी दाहिनी आंख अभी भी चीजों को देख सकती है, लेकिन जब उसने दाहिनी आंख से सूरज की रोशनी की पहली किरण देखी, तो उसकी आंख में हुए तेज जलन महसूस हुआ। इस दर्द ने पार्थ को अपनी सांस बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसकी दाहिनी आंख सूर्य के प्रकाश के अनुकूल हो गई और अंततः बाहरी दुनिया को देख सकी। हालांकि इसके बाद जो चीज सामने आई उसने पार्थ को सदमे में डाल दिया। उस पल पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था जैसे हजारों अलग अलग रंगों में से एक हो गया हो। उसकी दाहिनी आंख की दृष्टि से सब कुछ बिल्कुल साफ और सुंदर लगने लगा था। पार्थ ने हवा में उन कणों को भी देखा, जो निश्चित रूप से सामान्य दृष्टि नहीं देख सकती थी। उसने 100 मीटर दूर एक पेड़ पर चींटियों को और एक पत्ते पर शिराओं को भी स्पष्ट रूप से देखा। क्या चल रहा है? क्या मेरी दाहिनी आंख ऐसा भी कर सकती है? पार्थ ने सदमे से गुजरने के बाद इसके बारे में सोचा और उसके चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दी। उसे यकीन था कि उसकी दाहिनी आंख में कई तरह के बदलाव हुए हैं और वे मूल आंख से कम 10 गुना ज्यादा मजबूत है। पार्थ ने एक दर्पण निकाला और उसे करीब से देखा। दाहिनी आंख का आकार पहले जैसा ही था,
फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंख की पुतलियों का रंग पहले से गहरा था, और जब वह पूरी तरह से अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करता था तो उसकी पुतलियां सुनहरी रोशनी की एक फीकी चमक छोड़ती थी। ये परिवर्तन हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी पार्थ के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या क्या वो रहस्यमयी आंख मेरी दाहिनी आंख से मिल गई है? पार्थ का दिल खुश था, लेकिन साथ ही थोड़ा चिंतित भी था। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे से बाहर चला गया। पार्थ, तुम एक दिन और एक रात के लिए नहीं उठे। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। सावित्री ने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक था और साथ ही बहुत खुश था। माँ, मैं ठीक हूँ, पार्थ हंसा। हालांकि उसका चेहरा जल्द ही बदल गया। रुको माँ, तुमने कहा कि मैं एक दिन और एक रात बेहोश रहा, और तुम यहाँ कब आई? हाँ, उस दिन तुम पर बिजली गिरी थी तो गुरुकुल ने हमें इसकी सूचना दी। मैं और तेरे पिताजी दोनों भागकर यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ के वैद्य ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम बस बेहोश थे। इतना कहकर माँ सावित्री ने अपनी आंसुओं से भीगी आंखें पोंछी और पार्थ को ध्यान से देखा। जब वे बात कर रहे थे, पार्थ का पेट अचानक से गुड़गुड़ाया। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। पर वो कहते हैं न कि माँ बिन कहे ही सब कुछ जान जाती है। वो धीरे से मुस्कुराई। आजा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ खाना बनाती हूँ। सावित्री रसोई में गई और उधर व्यस्त हो गई। इस समय पार्थ ने सब कुछ देखने के लिए अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करना जारी रखा और महसूस किया कि उसके शरीर में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसकी प्रतिक्रिया की गति थी। जब वो खाना खा रहा था, पार्थ की नजर एक मक्खी पर पड़ी। उसकी दाहिनी आंख ने मक्खी के उड़ने का मार्ग देखा। वह लिंग का भेद भी कर सकता था और उसने उसके पंखों पर धारियों को भी देखा। शूश! उसने पास ही रखा चाकू उठाया और उसे मक्खी की दिशा में लहराया। अचानक गुंजन की आवाज बंद हो गई। हा हा हा! पार्थ ने अपने चाकू से मारी गई मक्खी को देखा और उसे दिल में हंसी आई। अच्छा लगा, यह बहुत अच्छा लगा। उसकी दाहिनी आंख की वजह से पार्थ की प्रतिक्रिया की गति सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक हो गई थी। खाने के बाद पार्थ ने ऊर्जा से भरा महसूस किया, इसलिए वह गुरुकुल के अखाड़े की ओर चल पड़ा। उसे आभास था कि उसकी दाहिनी आंख का परिवर्तन संभवतः उसका पूरा जीवन बदल सकता है। उसकी दाहिनी आंख से गर्मी की सिहरन निकली और उसके बाद एक दिल की धड़कन की आवाज। वह नहीं जानता था कि जो रहस्यमय आंख उसकी अपनी आंख में विलीन हो गई थी, उसकी वजह से उसकी रक्त रेखा और शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। गुरुकुल के अखाड़े में पार्थ सामान्य की तरह ही था और उसने अपनी मुट्ठी की आधार युद्ध कौशल तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तभी उसे दूसरी तरफ से उसका पड़ोसी रमेश आता हुआ दिखाई दिया। मैंने सुना कि तुम पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, क्या तुम अब ठीक हो? उसने पार्थ को ऊपर से नीचे ध्यान देखा और पूछा। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो यहाँ आया, वरना अभी भी बिस्तर पर आराम कर होता। पार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम लेकिन आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, रमेश ने थोड़ा उत्सुक लगते हुए पूछा। एक काम करो, जरा तुम भी अपने ऊपर बिजली का झटका महसूस करो, तब शायद तुम्हें भी पता चल जाए। पार्थ ने बात को टालते हुए मजाक के लहजे में कहा। रहने दे भाई, मुझे नहीं लेना ऐसा अनुभव, रमेश ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। दोनों ने थोड़ी ऐसे ही बातचीत की और फिर अभ्यास में जुट गए। हा हा हा! पार्थ, तुम अंत में यहाँ आ गए हो। मुझे लगा कि तुम कछुए की तरह अपने खोल में छिपे होगे। अखाड़े के मैदान के दूसरी तरफ से एक हंसी आई। धत तेरी की! पार्थ ने अपने दिल में कहा और फिर मांसल शरीर वाले बलराज को देखा, जो ऊपर आने के दौरान बड़े बड़े कदम उठा रहा था।
फिर उसने बलराज के साथ एक बार वाली लड़ाई को याद किया। बलराज की हंसी के साथ अखाड़े में गुरुकुल के कई शिष्य इकट्ठा हो गए। ऐसा लगता है कि इसे टाला नहीं जा सकता, पार्थ ने आप भरी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो केवल चलकर उनकी तरफ आ सकता था। पार्थ, तैयार हो जाओ। एक चाल। तुमको नीचे गिराने के लिए मुझे केवल एक चाल की आवश्यकता होगी। बलराज का विशाल शरीर एक बाघ की तरह लग रहा था और पार्थ की ओर दबाव बना रहा था। जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, बलराज ने अजीब मुद्रा का प्रयोग किया और उसके दोनों हाथ और शरीर सिकुड़ गए, जिससे सभी को एक जहरीले सांप की तरह एक अंधेरा और डरावना एहसास हुआ। पार्थ को ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वह एक जहरीले सांप द्वारा कैद कर दिया गया हो। वाह, यह जहरीले सांप के उच्च श्रेणी वाली युद्ध कला तकनीक 15 परिवर्तन है। भीड़ से बलराज की चाल को पहचानने वाले किसी व्यक्ति की उत्तेजित चीख सुनाई दी। उच्च श्रेणी वाली युद्ध कला तकनीक, यह कैसे संभव है? अधिकांश शिष्य जिनका युद्ध पथ तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, उन्हें भी युद्ध कला पुस्तकालय में जाकर केवल मध्यम श्रेणी की युद्ध कला तकनीक ही प्राप्त हो सकती है। बलराज को उच्च स्तर कैसे मिल सकता है, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन बलराज के दादा गुरुकुल के बुजुर्गों में से एक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बलराज को एक चाल से जीतने का विश्वास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जहरीले सांप के 15 बदलावों को सीखा है। अखाड़े के आसपास के सभी शिष्यों को एक ठंडक का एहसास हुआ, यहाँ तक कि उनमें से कुछ जिनकी साधना बलराज से अधिक थी, उनके चेहरों पर भी गंभीर भाव था। ये बेवकूफ तो आज पिटेगा, भला इतने शानदार युद्ध कौशल तकनीक के सामने इस बच्चे की क्या औकात है, एक शिष्य ने कहा। पार्थ, जरा संभल कर, इस तकनीक की शक्ति बहुत ही भयानक है, रमेश ने पार्थ को चेतावनी देते हुए कहा। यह सच में एक उच्च स्तर का युद्ध कौशल है, पार्थ ने ठंडी सांस ली। हिमगिरी गुरुकुल में मूलाधार चक्र जागृत कर चुके शिष्य भी केवल निम्न या मध्यम श्रेणी वाली युद्ध कला सीख सकते थे। पार्थ की साधना अभी तक तीसरे स्तर पर ही पहुंची थी, इसलिए वो गुरुकुल की युद्ध कला पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सका और न ही कोई अन्य युद्ध कला सीख सका। जहरीले सांप का 15 परिवर्तन एक उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल था और इससे दुश्मन को गहरा आघात लगता है। इस समय बलराज के हिलते हुए हाथ से भी पार्थ को भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कि उसे बस हिलने की जरूरत थी और जहरीला सांप हमला कर देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि बलराज में मुझे एक ही चाल में हराने का आत्मविश्वास है, पार्थ का दिल धड़क उठा, क्योंकि वह जानता था कि सामान्य परिस्थितियों में वह एक उच्च श्रेणी वाले युद्ध कौशल के खिलाफ एक चाल भी नहीं चल सकता था। और फिर बलराज की साधना उनकी अपनी साधना से एक स्तर अधिक भी थी। पे दबाव में पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख को हिलते हुए महसूस किया, इससे उसे एक उत्साह का एहसास हुआ। पार्थ ने अब अपनी सारी शक्ति दाहिनी आंख में डाल दी और बलराज को देखने लगा। किसी को एहसास नहीं हुआ कि इस समय पार्थ की दाहिनी आंख से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। पार्थ को लगा जैसे उसकी दृष्टि में बलराज का शरीर बड़ा हो गया था और हर बदलाव, जिसमें उसकी सांस लेने की दर, दिल की धड़कन, शरीर की मांसपेशियां, नसें शामिल थीं, वे सभी उनकी दाहिनी आंख से देखे जा सकते थे। और उस पल दुनिया कई गुना धीमी लग रही थी। हालांकि दुनिया की गति धीमी नहीं हुई, परिवर्तन तो पार्थ की अपनी प्रतिक्रिया की गति में थी। दबाव में पार्थ का दिल बेहद शांत महसूस कर रहा था। उसके प्रतिद्वंद्वी बलराज को एक अनजानी सिहरन महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे रहस्य देख लिए गए हों। जहरीले सांप का चौथा परिवर्तन, बलराज का चेहरा धुंधला सा था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सबसे मजबूत प्रहार का इस्तेमाल किया।
उसका शरीर विषधर सर्प तथा बिजली के समान तीव्र था। शूश! एक झटके में बलराज की 2 उंगलियां एक साथ आई और एक जहरीले सांप के दांतों की तरह पार्थ की ओर चली गई। इतनी तेजी बहुत से गुरुकुल के शिष्यों ने सोचा। युद्ध पथ का तीसरा स्तर पार चुके कई युवाओं ने यह भी नहीं देखा कि बलराज कैसे आगे बढ़े। जिस पल बलराज की दांत जैसी उंगलियां पार्थ से टकराने वाली थीं, बूम! अचानक एक जोरदार मुक्का हवा में उछला, बलराज की बाह पर लगा, जिससे वह दूर जा गिरा। क्या हुआ? एक शिष्य ने कहा। बलराज ने महसूस किया कि उसका शरीर थरथरा रहा है, क्योंकि सदमे के कारण उसका शरीर अकड़ गया था और उसका हाथ सुन्न हो गया था। उसकी उंगलियां, जो पार्थ की छाती से केवल आधा इंच की दूरी पर थीं, लेकिन और आगे नहीं बढ़ पाई थीं। बलराज के पेट में अचानक दर्द महसूस हुआ और उसे एक चीख के साथ उड़ता हुआ अखाड़े के बाहर चला गया। ये कैसे हुआ? सभी शिष्य सदमे में चिल्लाए। एक चाल! तुम हार गए। तो क्या अब बलराज अपनी हार स्वीकार कर लेगा या फिर चलेगा कोई खतरनाक चाल? आगे क्या होगा, इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए दिव्यानाय का अगला एपिसोड 3 जादुई एहसास। अध्याय 3 जादुई एहसास। एक बार, लो तुम हार गए, पार्थ में सदमे और उत्तेजना की अभिव्यक्ति थी जिसे छिपाना मुश्किल था। मैं जीत गया, और मैं एक ही चाल में जीत गया, पार्थ ने राहत की सांस लेते हुए मन ही सोचा। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। क्या वार किया है! एक ही बार में चारों खाने चित, रमेश ने खुशी से लगभग उछलते हुए कहा। बाकी के शिष्य, जो वही खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, पूरी तरह से अवाक थे। तुम्हें पता है पार्थ, कल ये मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और बोला कि पार्थ से कह दो कि चूहे की तरह छुपना बंद करे और आकर मेरा सामना करे, रमेश ने कहा। अच्छा, पार्थ ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, वैसे मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मन किया कि साले को वही धोबी पछाड़ दे दूं, लेकिन फिर सोचा कि जाने दो, कोई देखेगा तो कहेगा कि मैं भी इसी की तरह कायर हूँ, जो केवल कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखाते हैं, इसीलिए मैंने इसे जाने दिया, रमेश ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर आगे कहा। असल में उस समय तो रमेश की भी डर के मारे हालत खराब हो गई थी। कहने के लिए तो उसने अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया था, लेकिन अभी भी उसमें वो शुरुआती स्तर पर ही था, जिससे उसकी शक्तियां अभी तक स्थिर नहीं हो पाई थी। साथ ही पार्थ की तरह ही कमजोर पृष्ठभूमि से आने के कारण उसके पास भी कोई ताकतवर युद्ध कला तकनीक भी नहीं थी, जिससे कि वो बलराज के 15 परिवर्तन के वार का सामना कर पाए। इसीलिए बेचारे ने चुपचाप बलराज की बात सुन ली थी। पास में खड़े कुछ लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि बलराज अपने से कमजोर प्रतिद्वंद्वी से कैसे हार सकता है, जबकि उसका हमला बहुत तेज था, यहाँ तक कि वे खुद भी उसका वार रोकने में सक्षम नहीं हो पाते। लड़ाई से पहले पार्थ को भरोसा था कि दाहिनी आंख की शक्तियों के कारण वो बलराज की वारों में से एक को अवरुद्ध करने में सक्षम होगा, और यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो वे 10 से अधिक चालें भी रोकने में सक्षम हो सकता है। लेकिन उसकी दाहिनी आंख की वजह से बलराज की सभी गतिविधियां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, और जब दाहिनी आंख अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय हो गई तो पार्थ ने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी की चाल धीमी और बचकानी लग रही थी। हालांकि परिणाम उसकी उम्मीदों से काफी अच्छा रहा। वह दंग रह गया, क्योंकि उसने बलराज के कौशल में दोष देखा। दोष एक उच्च स्तर वाली युद्ध कला तकनीक में दोष। पार्थ भी इसे नहीं समझ पाया कि भला वो प्रतिद्वंद्वी के दोषों को इतनी आसानी से कैसे देख सकता है, लेकिन शायद ये इसलिए था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने तकनीक को पूरी तरह से तराशा नहीं था। अंत में पार्थ ने सहज भावना से उस वार पर अपनी प्रतिक्रिया की, ठीक उसी तरह जैसे उसने मक्खी के साथ किया था, और प्रतिद्वंद्वी पर एक घातक वार किया,
जिससे वह एक चाल में जीत गया। युद्ध कला के क्षेत्र के सभी शिष्य अभी भी हैरान थे। क्या मैंने कुछ गलत देखा? जो हारा वह बलराज था, आप ठीक कह रहे हैं। जो व्यक्ति हारा वह बलराज ही था। गुरुकुल के सभी शिष्यों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उनके चेहरे अजीब थे। यह कैसे संभव है? मैं इस बच्चे से कैसे हार सकता हूँ? बलराज का चेहरा सवालों से भरा था। हाँ, वह इतने अचानक से हार गया कि खुद उसे भी कुछ समझ नहीं आया। इस समय पार्थ और बलराज के चेहरे के भाव आश्चर्य से भरे थे। यह जरूर दुर्घटना से हुआ होगा। जब गुरुकुल के शिष्यों ने बलराज के चेहरे के भाव देखे तो वे कुछ कुछ समझ गए। इतना कहने के बाद सभी ये मानने लगे कि जरूर पार्थ गलती से जीत गया होगा। आप ठीक कह रहे हैं। शायद इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो गलती से जीत गया। हाँ, उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, वरना भला खुद से कई गुना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराया जा सकता है। भीड़ पार्थ की जीत के कारण पर सहमत हुई। भाग्य? शायद पार्थ ने एक फीकी मुस्कान दी और जाने के लिए मुड़े। कमीने, वहीं रुक जाओ। बलराज ने अपना पेट पकड़ लिया और धीरे धीरे खड़े होने से पहले उसने कहा, पार्थ, तुम पहले भाग्यशाली थे, इसलिए तुम जीत गए, वरना तुम्हारे पास मेरा एक भी हमला रोकने की ताकत नहीं है। चलो फिर से लड़ते हैं। फिर से लड़ें क्या? एक बार पिट कर अभी मन नहीं भरा? रमेश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। पार्थ ने अपनी बाहें टेढ़ी की और बलराज को देखा। सबसे पहले, तुम्हें पहले ही चोट लगी है। दूसरे, मेरे पास समय नहीं है, तो पहले खुद को ठीक करो और थोड़े ताकतवर बनो, फिर मुझसे लड़ने आना। यह कहने के बाद वे युद्ध कला के मैदान में एक कोने की ओर मुड़ा और आगे बढ़ गया। उसके पीछे मायूस शिष्यों का समूह हैरानी से उसे देख रहा था। हरामी, मेरे ठीक होने के बाद मैं जहरीले सांप के अपने 15 बदलावों को पूरा करूंगा, फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। बलराज के चेहरे पर गुस्से का भाव था और वह बिना कुछ बोले निकल गया। अगर हम लड़ाई को पीछे मुड़कर देखें तो बलराज के हारने के अपने कारण थे और इसके 3 मुख्य कारण थे। सबसे पहले, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर समझा। दूसरे, उसने जहरीले सांप के 15 परिवर्तनों की केवल पहली 4 चालें ही सीखी थीं और उनमें अभी भी कई दोष थे, क्योंकि वो इन 4 चालों में भी महारत हासिल नहीं कर पाया था। तीसरा, पार्थ का भाग्य बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके पास अब रहस्यमयी आंख जो थी। वही अखाड़े के दूसरी तरफ पार्थ ने दोबारा अभ्यास करना शुरू किया। मेरे आखिरी लड़ाई जीतने में सक्षम होने का मुख्य कारण यह था कि बलराज मुझे बहुत कमजोर समझता है। साथ ही उसने अभी तक उच्च श्रेणी की युद्ध कौशल तकनीकें महारत हासिल नहीं की थी, जिससे मुझे उसकी कमजोरी पर वार करने का मौका मिल गया। पार्थ को अपने दिल में इसका जवाब पता था। बलराज के साथ अगली लड़ाई निश्चित रूप से उसके लिए आसान नहीं होगी, और यदि वह जहरीले सांप के 15 बदलावों की पहली 4 चालों में महारत हासिल कर लेता है, फिर तो पार्थ को भी फिर से जीतने का कोई भरोसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध पथ के दूसरे स्तर और तीसरे स्तर की शक्तियों के बीच का बहुत बड़ा अंतर था। युद्ध पथ में कुल 10 स्तर थे। पहले 4 स्तरों को शक्ति स्तर के रूप में जाना जाता था। शक्ति स्तर अधिक ताकत हासिल करने और अपनी नींव बढ़ाने के बारे में थे। इसलिए युद्ध पथ के पहले स्तर और दूसरे स्तर में ताकत के मामले में लगभग 50 किग्रा, तो वही दूसरे स्तर और तीसरे स्तर में ताकत के मामले में लगभग 100 किग्रा का अंतर था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में दूसरे स्तर पर होकर युद्ध पथ की तीसरे स्तर के योद्धा को हरा देना बेहद आश्चर्यजनक था, और वो भी सिर्फ एक चाल से जीतना नामुमकिन। मुद्दे की बात यह है कि मुझे अभी भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर से धातु मुष्टिका का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल। धातु मुष्टिका पानी की तरह शांत लग रही थी।
पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दोष रहित। जैसे ही पार्थ ने अपनी चाल पूरी की, उसके चेहरे पर एक उत्साह था। धातु मुष्टिका में कुल 30 चालें थीं, और वे अब उन्हें एक सांस में समाप्त कर सकता था, और वो भी पहले से तेज गति के साथ। साथ ही उसके वार की शक्ति भी बढ़ गई थी। अभ्यास खत्म करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका रक्त संचार पहले से बेहतर लग रहा था, और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा था। उसे लगा जैसे कि वह जल रहा हो। धक धक। साथ ही उसकी दाहिनी आंख से आने वाली धड़कन और भी स्पष्ट हो गई। पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को गहरे काले आयाम के साथ जोड़ दिया। आयाम के केंद्र में एक फीकी सुनहरी रोशनी जल रही थी। शुरुआत में हल्के सुनहरे रंग की रोशनी का दायरा लगभग 2.25 सेमी था, और यह विशेष रूप से हल्की थी। हालांकि अब हल्की सुनहरी रोशनी की लंबाई और चमक बढ़ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दाहिनी आंख की क्षमता सीधे मेरी अपनी ताकत से जुड़ी हो? पार्थ ने अपने दिल में अनुमान लगाया। उसकी दाहिनी आंख में हुए बदलावों ने उसे अपना भाग्य बदलने का एक मौका दिया। सबसे पहले इसने उसे बलराज को हराने का मौका दिया। दूसरा, जब उसने अपनी तकनीक का अभ्यास किया तो वो शक्तिशाली महसूस करने लगा। दोबारा पार्थ की आंखें तेज हो गईं जब उन्होंने फिर से धातु मुष्टिका का अभ्यास करना शुरू किया। पार्थ की गति और भी तेज हो गई, और चालें एक दूसरे के साथ संतुलित होने लगीं, जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ गया। तीसरी बार अभ्यास करने के बाद गति पहले से 2 गुना तेज हो गई थी, और साथ ही चालों के संतुलन से उनकी शक्ति बढ़ गई थी। अपनी सांसों से उसने महसूस किया कि उसका रक्त संचार बेहतर हो गया है, और उसके शरीर के अंग जो पहले कमजोर थे वे भी मजबूत होने लगे थे। इस गति से मुझे युद्ध पथ के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बस कुछ और दिनों की आवश्यकता होगी। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी प्रगति बहुत स्पष्ट थी। उसने रात तक अभ्यास किया और फिर अपना पसीना पोंछा और वापस अपनी कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया में पहुंचने के बाद भी वह अपनी दाहिनी आंख में बदलाव के बारे में सोच रहा था। मेरी रक्त रेखा को पुनः प्रसारित करने के लिए आप सभी पर शासन करेंगे, हर जाति को नियंत्रित करेंगे। हे भाग्यशाली नौजवान, मुझे निराश मत करना। उसे बेहोश होने से पहले गहरे काले आयाम से आई आवाज याद आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आंख किसी ईश्वर या किसी प्राचीन योद्धा से आई हो, और एक दुर्घटना में मेरी अपनी आंख में विलीन हो गई? पार्थ ने फिलहाल के लिए इसे ही सच मान लिया। रात में भी जब उसने अपनी आंख खोली, तब भी उसे बाहर सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पार्थ की आंख पर रात के अंधेरे का कोई प्रभाव नहीं था। उसकी आंखें ने अभी भी उन पक्षियों को देख सकती थी जो कुछ मील दूर थे। पार्थ रात में अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख से एक अदृश्य ऊर्जा निकल रही है, जो उसके खून और शरीर में मिल गई। इस अजीब एहसास के साथ पार्थ सो गया। दूसरी सुबह पार्थ उठा, अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ और छोटे आंगन में अभ्यास करने चला गया। यह बहुत पुरानी कुटिया है और इसका पर्यावरण भी खराब है। जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी कुटिया के अंदर रहने जाऊंगा, पार्थ ने अपने दिल में सोचा। जल्दी से उसने धातु मुष्टिका की 30 चालों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मुक्के हवा को तेजी से काट रहे थे और अब उनमें भयानक शक्ति थी। जैसे ही पार्थ ने कुछ मुक्के हवा में चलाए, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि उसका खून खौल रहा था और शरीर भी शक्ति की आभा बिखेर रहा था। हर मुक्के में कम से कम 200 से 250 किलोग्राम का बल था। क्या पार्थ हैरान था, और उसकी 2 मुट्ठियां लाल रोशनी के 2 गोले के रूप में जल गईं। उसने एक मुक्का अपने सामने स्थित बड़े पेड़ को मारा और एक शाखा
जो कि 6 इंच मोटी थी, टुकड़े टुकड़े हो गई। नहीं, यह निश्चित रूप से दूसरे स्तर की ताकत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? पार्थ का दिल उछल गया। अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी शक्ति लकड़ी के एक ठूंठ में झोंक दी। धम! उस प्रहार से जमीन हिल गई और लकड़ी के उस ठूंठ के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसने अपनी हथेली कम से कम 70 किलो के एक पत्थर को मारी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जो युद्ध पथ के दूसरे स्तर के योद्धा प्राप्त कर सकते थे। युद्ध पथ का तीसरा स्तर। मैं युद्ध पथ के तीसरे स्तर तक पहुंच गया हूं। पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर के अंदर की शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। ये सच में एक जादुई एहसास था। उसने पहले सोचा था कि तीसरे स्तर तक पहुंचने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह एक रात की नींद के बाद ही पहुंच जाएगा। उसकी चेतना उसकी दाहिनी आंख के अंदर चली गई। वहां पार्थ ने पाया कि हल्की सुनहरी रोशनी अब लगभग 2.25 सेमी से 3.20 सेमी तक फैल गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा पहले से बेहतर थी और उसमें अलग अलग बदलाव भी थे जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। तो क्या होगा आगे? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 4 कार्तिक असवाल की धमकी अध्याय 4 कार्तिक असवाल की धमकी। युद्ध पथ का तीसरा स्तर हासिल करने के बाद मैं अब सबसे कमजोर नहीं रहूंगा और साथ ही मुझे गुरुकुल प्रतियोगिता में भाग लेने का भी अधिकार होगा। पार्थ बहुत उत्साहित था, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। युद्ध पथ में कुल 10 स्तर थे, जो कि पिरामिड के समान होते थे। पिछले स्तर की तुलना में हर नया स्तर हासिल करना ज्यादा कठिन था। हर कोई जानता था कि पहले 4 स्तरों को, जिसमें मूलाधार चक्र जागरण भी शामिल है, शक्ति स्तर कहा जाता था और उस योद्धा को प्रारंभिक योद्धा के रूप में भी जाना जाता था। जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि एक मजबूत इमारत के लिए एक शक्तिशाली नींव की आवश्यकता होती है, इसीलिए युद्ध कला के शक्ति स्तर में शरीर की शक्ति और स्थिरता पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बाद के स्तरों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान की जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूलाधार चक्र जागृत होने के पश्चात शरीर बहुत ही तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है और अगर योद्धा का शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं रहा तो उसका शरीर उस प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर में विस्फोट हो जाएगा। हालांकि प्रारंभिक योद्धा अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होते थे, क्योंकि इसे केवल युद्ध कला के विशाल साम्राज्य का प्रवेश द्वार ही माना जाता था। लेकिन मूलाधार चक्र जागरण के पश्चात जब साधक इस चक्र की संपूर्ण शक्ति को अवशोषित करके इसके शिखर तक पहुंच जाए तो उसकी शक्ति को नीचे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस साधक के पास कम से कम 400 किलो की ताकत होगी, जो कि किसी प्रतिभाशाली साधक के पास 500 किलो से अधिक भी पहुंच सकती है। वे बाघों को चीर सकते थे और भालुओं को सिर्फ अपने हाथों का प्रयोग करके नष्ट कर सकते थे। हालांकि पार्थ केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंच पाया था। उसके पास लगभग 250 से 300 किलोग्राम की ताकत थी, जो सामान्य लोगों की क्षमताओं से काफी बाहर थी। यदि उसके पास एक मजबूत युद्ध कौशल भी होता तो दसियों सामान्य लोग भी उसका सामना नहीं कर पाते। अगर मैं जल्द ही अपने पहले ऊर्जा चक्र यानी मूलाधार चक्र को जागृत कर सकता हूं तो मेरे पास लगभग 400 से 450 किलोग्राम की ताकत हो जाएगी, जो मेरी कुल ताकत की दोगुनी होगी, पार्थ ने अपने दिल में सोचा। बेशक वह जिस चीज के लिए तरस रहा था वह मूलाधार चक्र को जागृत करना था। कुंडलिनी चक्रों के दूसरे से चौथे चक्र अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र को संचित स्तर के रूप में जाना जाता था।
उन्हें जागृत करने वाले योद्धा को वीर योद्धा के रूप में भी जाना जाता था, जो कि वास्तविक योद्धा माने जाते थे। इस दायरे में प्रवेश करने के बाद वीर योद्धा के पास सिर्फ एक मजबूत शरीर और खून ही नहीं होगा, बल्कि वे अपने अंदरूनी अंगों को भी मजबूत कर सकते थे और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे, जो कि शुद्ध मांसपेशियों के हमलों से अधिक शक्तिशाली होता था। एक बार जब वे संचित स्तर तक पहुंच गए, तो वे सांसारिक लोगों के दायरे को छोड़कर एक उच्च स्तर में प्रवेश कर जाते थे। जब पार्थ पोखरी गांव में था, तभी से उसमें एक सच्चे वीर योद्धा बनने की ललक थी, और हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश करने से यह सपना एक कदम और करीब आ गया था। युद्ध पथ के तीसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद पार्थ ने तुरंत अपने माता पिता को बताया। युद्ध पथ का तीसरा स्तर। उसके पिता भरत और मां सावित्री दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने गहरी सांसें लीं। वे जानते थे कि पार्थ इस उम्र में बाहरी मदद के बिना तीसरे स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए उसकी प्रतिभा को कुछ लोगों से बेहतर कहा जा सकता है। अगले 2 महीनों के लिए आपको बस इतना करना है कि गुरुकुल प्रतियोगिता की तैयारी करो। हमें ये नहीं चाहिए कि आप बहुत अच्छा करें, बस अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरिए। उसके पिता भरत ने एक सुखद मुस्कान प्रकट की। मां सावित्री की भी एक प्रसन्न मुस्कान थी। पार्थ के इस कदम तक पहुंचने के लिए वे बहुत खुश थे, और लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। हालांकि पार्थ का लक्ष्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। वह एक सच्चा वीर योद्धा बनना चाहता था। शायद वे युद्ध पथ के शिखर तक भी पहुंच जाए। तीसरे स्तर पार करने के बाद गुरुकुल के भीतर मेरी स्थिति अब पहले से बेहतर है, और साथ ही अब मैं युद्ध कला पुस्तकालय की पहली मंजिल में प्रवेश कर सकता हूँ। गुरुकुल के युद्ध कला पुस्तकालय में कई अलग अलग युद्ध कौशल तकनीकें शामिल थी। इस बारे में सोचते हुए पार्थ तुरंत युद्ध कला पुस्तकालय की ओर चल दिया। पार्थ आधे रास्ते में किसी लड़की की हल्की सी चौंकने वाली आवाज ने उसे रोक लिया। उस लड़की की आवाज ने उसे किसी परिचित के होने का एहसास कराया। पार्थ का शरीर अकड़ गया। उसकी तरफ एक लड़का और लड़की आए जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। लड़का बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए था, घनी भौहें, सीधी लंबी पीठ और आंखों में तेज था। उसकी साधना मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गई थी। उसके आसपास के अन्य शिष्य उसके द्वारा छोड़े गए दबाव को महसूस कर सकते थे। वह बाहरी शिष्यों में से एक कार्तिक असवाल था, जो कि गुरुकुल के बाहरी शिष्यों की योग्यता सूची में तीसरे स्थान पर है। उसके आसपास के शिष्य उत्साह और भय से भरे चेहरों के साथ आपस में बात कर रहे थे। रेशमा कार्तिक असवाल के साथ आई थी। वह सफेद कपड़े पहने एक युवती थी, जिसकी उम्र पार्थ के समान थी, लगभग 14 या 15। उसके पास एक स्पष्ट सुंदर चेहरा था। रेशमा पार्थ ने सफेद कपड़े पहने लड़की को देखा और उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। उसके सामने वही लड़की थी जो आधे साल पहले उसके साथ गुरुकुल में आई थी। रेशमा। पोखरी गांव में रेशमा उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हालांकि हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद वे एक दूसरे से दूर हो गए और अब लगभग पूरी तरह से अजनबी हो गए थे। रेशमा ने हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद अपनी सुंदरता का उपयोग करते हुए कार्तिक असवाल के साथ दोस्ती कर ली, जो बाहरी शिष्यों में तीसरे स्थान पर था, और फिर अपनी अदाओं का उपयोग करके उसने आधे महीने पहले युद्ध पथ का तीसरा स्तर भी हासिल किया। रेशमा ने कार्तिक असवाल से कुछ कहा। ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा देर मत करो। कार्तिक असवाल ने अपना सिर हिलाया और एक तरफ झुक गया। पार्थ को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। रेशमा पार्थ के सामने चली गई और एक जटिल तरीके से और एक छोटी सी आह के साथ कहा, पार्थ, मुझे देखकर खुशी हुई कि आप तीसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। हालांकि मैं आपको कुछ सलाह देने जा रही हूं कि ज्यादा जिद्दी न बने। मुख्य गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद
मैंने महसूस किया है कि पोखरी गांव का गुरुकुल यहाँ की तुलना में बहुत छोटा और कमजोर था। तुम कहना क्या चाहती हो? पार्थ ने ठंडे भाव से सवाल किया। रेशमा के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा था, लेकिन उसने अभी भी अपने गुस्से को रोका और कहा, पार्थ, मैं आपको एक बार और सलाह देने जा रही हूँ कि कार्तिक के पास जाओ और अपनी निष्ठा को उनके लिए समर्पित करो। उनकी मदद से इस तरह आप समस्याओं से बच सकते हैं और तभी आप मुख्य हिमगिरी गुरुकुल में अन्य शिष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। समर्पित करना? पार्थ ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। वह अपने पूरे जीवन में किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद को अभी भी वही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा समझ रहे हो? सपनों की दुनिया से बाहर आओ पार्थ। अब हम पोखरी जैसे छोटे से गांव में नहीं है, जहां दूसरे स्तर वाले को सर आंखों पर बिठाया जाता था। यहाँ दूसरा और तीसरा स्तर सबसे कमजोर माना जाता है, और अगर आपके पास किसी ताकतवर का साथ नहीं है, तो हर आने जाने वाला तुम्हें प्रताड़ित करेगा, रेशमा ने समझाते हुए कहा। हालांकि रेशमा की बात सच थी और ये बात पार्थ भी समझता था, लेकिन किसी के सामने सर झुकाना, ये तो उसने तब भी नहीं किया जब बलराज जैसे लोग उसे आए दिन उसे परेशान करते थे और वो खुद से ही निराश हो गया था। लेकिन अब जब उसके पास अपनी दिव्य दाहिनी आंख का साथ भी था, फिर तो किसी के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपनी दाहिनी आंख की मदद से उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां बलराज और कार्तिक जैसे लोगों की औकात किसी चींटी से ज्यादा नहीं होगी। उसे बस पूरे दृढ़ निश्चय और तन्मयता के साथ अपना अभ्यास जारी रखना है। जहां तक कार्तिक असवाल की बात है, तो उसके पास एक ठंडी आभा थी और वह बेहद घमंडी था। हर बार जब वो पार्थ को देखता था, तो अपना सर ऊंचा करके और छाती तान के खड़ा हो जाता था, जैसे कि वे उसकी तुलना में बहुत महान हो। ऐसे किसी के सामने झुकना तो दूर, पार्थ के लिए उन्हें नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं था। पार्थ की अभिव्यक्ति को देखकर रेशमा को तुरंत पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे जैसे वे एक साथ बड़े हुए, उसने पार्थ को अच्छी तरह से समझा था। रेशमा वापस कार्तिक असवाल के पास गई और कुछ बड़बड़ाई। वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। यह बेकार कचरा, कार्तिक असवाल ने ठंडे स्वर में कहा। बेकार कचरा? पार्थ की भौहें टेढ़ी होगी। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि पार्थ ने रेशमा की सलाह को नकार दिया था। ये उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। लेकिन कार्तिक असवाल ने एक विराम लिया और ठंडेपन से कहा, मैंने सुना है कि तुम पोखरी गांव की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा हो, लेकिन हिमगिरी गुरुकुल में तुम बस एक छोटे से कीड़े हो। हम गुरुकुल प्रतियोगिता में मिलेंगे और मैं तुम्हें सिर्फ एक चाल में हरा दूंगा, जैसा तुम चाहो। हम प्रतियोगिता में मिलेंगे। पार्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर युद्ध कला पुस्तकालय की ओर मुड़ गया। वह बेवजह बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वे 2 महीने बाद उन्हें वैसे भी लड़ना ही था और तब जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। जैसे ही रेशमा की नजर पार्थ के पास से गुजरी, उसकी नजर थोड़ी थोड़ी चमकने लगी। इस समय उसे पार्थ से एक अजीब सा एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिसे वह समझ नहीं पाई। वह निश्चित रूप से सोचता है कि वो प्रतिभाशाली है। कार्तिक असवाल ने अपनी भौहें से कोड़ी। उसने पार्थ को एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा। गुरुकुल के बाहरी शिष्यों में जो लोग अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर चुके थे, वे 70 लोगों से अधिक नहीं थे, और इनमें से तीसरे स्थान पर होना, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उन दोनों में कितना अंतर है। रेशमा ने अपने दिल में एक गहरी आह भरी। पार्थ बस अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा था। रेशमा कार्तिक असवाल की ताकत को अच्छी तरह से समझती थी, यहाँ तक कि मूलाधार चक्र जागृत कर चुके कुछ योद्धा उसकी एक चाल को भी नहीं रोक सके। थोड़ी देर बाद
पार्थ गुरुकुल के महत्वपूर्ण स्थान युद्ध कला पुस्तकालय में आए। गुरुकुल के लिए युद्ध कला पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए इसकी रखवाली बुजुर्ग करते थे। शाखा शिष्य पुस्तकालय के अंदर सफेद धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग ने पार्थ की पहचान को देखा और अपनी बाहें टेढ़ी कर लीं। श्रेष्ठ पार्थ का चेहरा विनम्र था। वह बुजुर्ग की ताकत को जानता था। अपनी दाहिनी आंख से उसे बुजुर्ग से किसी रहस्यमयी शक्ति का आभास हुआ। यह लाल आभा की एक परत थी जो उनके रक्त और त्वचा के बीच थी। वो शक्ति लगातार उनकी नसों के माध्यम से घूम रही थी और किसी भी समय हमला कर सकती थी। पार्थ को पता था कि सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति को उच्च स्तर तक विकसित कर लिया है, जो कि एक पल में उसके जैसे 100 लोगों को नष्ट कर सकता है। केवल स्वाधिष्ठान चक्र या ऊपर के योद्धा ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर सकते हैं। रेशमा, बलराज या उनके समान स्तर वालों के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। पार्थ ने प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठ, मैं पुस्तकालय की दूसरी मंजिल में जानना चाहता हूँ। 14 साल की उम्र में तीसरा स्तर हासिल करना औसत है। हालांकि इससे पहले कि आप एक आंतरिक शिष्य बन जाएं, मुझे आपको बताना चाहिए कि पुस्तकालय में शाखा शिष्यों और मुख्य शिष्यों के अलग अलग नियम हैं। सफेद पोश वाले बुजुर्ग ने कहा। जब पार्थ ने यह सुना तो वे एक सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर गुरुकुल के नए नियमों के बारे में सोचा और तुरंत समझ गया। श्रेष्ठ, कृपया आगे बताएं। पार्थ जानता था कि पूर्ण शक्ति हासिल होने से पहले उन्हें नियमों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं था। सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, युद्ध पथ के तीसरे स्तर वाले केवल पुस्तकालय की पहली मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। पुस्तकालय की पहली मंजिल में ज्यादातर निम्न श्रेणी वाली युद्ध कला तकनीकें हैं और कुछ मध्यम श्रेणी वाली भी है। गुरुकुल के मुख्य शिष्य 2 मध्यम श्रेणी वाली तकनीक या अधिकतम 4 निम्न श्रेणी वाली तकनीकें चुन सकते हैं और इन्हें पुस्तकों के उधार लेने की सीमा 2 महीने है। शाखा शिष्य केवल एक मध्यम श्रेणी वाली तकनीक या 2 निम्न स्तर वाली तकनीक चुन सकते हैं और उनकी समय सीमा 1 महीने है। नियमों को सुनने के बाद पार्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, जी, मैं समझ गया। शाखा के शिष्यों के पास मुख्य शिष्यों की तुलना में मात्रा और समय का आधा ही होता था। ठीक है, आप अभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन समय सीमा आधा घंटा है। सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग के मार्गदर्शन में पार्थ ने धीरे धीरे पुस्तकालय में कदम रखा, एक ऐसी जगह जहां आने का उसने सपना देखा था। आगे क्या होगा? क्या पार्थ को कोई अच्छी तकनीक मिल पाएगी या फिर हर बार तरह आज भी उसकी किस्मत उसे देगी धोखा? जानने के लिए आगे कहानी पढ़ना जारी रखें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। 6 युद्ध कला तकनीकी चोरी। अध्याय 5 युद्ध कला तकनीकी चोरी। युद्ध कला पुस्तकालय गुरुकुल का एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें सैकड़ों वर्षों में एकत्र की गई विभिन्न युद्ध कला तकनीकों को संग्रहित किया गया था। इन युद्ध कला तकनीकों को गुरुकुल के शिष्यों को उनकी प्रतिभा के आधार पर वितरित किया जाता था। युद्ध कला पुस्तकालय को कुल 3 मंजिलों में बांटा गया था। पहली मंजिल में बड़ी मात्रा में युद्ध कला तकनीकें थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर निम्न श्रेणी वाले थे, साथ ही कुछ मध्यम श्रेणी वाले भी थे। दूसरी मंजिल में स्पष्ट रूप से गुरुकुल की गुप्त और पारंपरिक तकनीकें थीं। उनमें से अधिकांश उच्च कोटि के थे। दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए कम से कम शिष्य का मूलाधार चक्र जागृत होना अनिवार्य योग्यता है। और तीसरी मंजिल महज एक अफवाह थी, क्योंकि इसे कभी खोला ही नहीं गया था।
पार्थ के लिए ये पहला मौका था जब वो युद्ध कला पुस्तकालय में आया था, इसलिए वो यहाँ की तकनीकों को आजमाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे याद था कि पोखरी गांव के गुरुकुल में तो कोई पुस्तकालय भी नहीं था। मुख्य गुरुकुल में उसकी कोई पहचान नहीं थी, और बिना पहचान या असाधारण प्रतिभा के कोई भी शिष्य उच्च श्रेणी की तकनीकों नहीं पा सकता था। उसके पास जो धातु मुष्टिका तकनीक थी वो केवल एक आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी, और जिसे उसके आचार्य ने पोखरी गांव की पाठशाला में दिया था। हालांकि अब तीसरे स्तर को पार करने के बाद उन्हें पहली मंजिल में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया था। अब वो जाकर अपने लिए कोई तकनीक चुन सकता था। हिमगिरी गुरुकुल सच में उत्तरकाशी के 3 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक होने के काबिल है। इतनी सारी पुस्तकें तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। पार्थ ने जब पहली मंजिल पर कदम रखा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी में खुली रह गई थीं। पहली मंजिल पर वो गुरुकुल के कई अन्य शिष्यों को भी देख सकता था, लेकिन वे सभी बड़ी ही शांति से अपने लिए बेहतर युद्ध कला तकनीक को चुनने की कोशिश कर रहे थे। नियमों के अनुसार पुस्तकालय में प्रवेश करने वालों के पास चयन के लिए केवल आधा घंटा दिया जाता था। इसलिए पुस्तकालय में प्रवेश करने वाला कोई भी शिष्य अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। मेरे पास केवल आधे घंटे का ही समय है और मुझे जल्दी से एक मध्यम श्रेणी की तकनीक या 2 निम्न श्रेणी की तकनीक चुन लेनी चाहिए। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और सामने की अलमारियों को देखा, जो नीचे से लेकर ऊपर तक किताबों से भरी थी। पुस्तकालय की पहली मंजिल में कई हजार किताबें थीं, और हर किताब कम से कम आधा इंच मोटी थी। हे भगवान, मैं इतनी सारी किताबों में से अपने लिए उपयुक्त किताब कैसे खोज पाऊंगा? हाँ, लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत करनी ही होगी, वरना आधे घंटे का समय केवल सोचने में ही खत्म हो जाएगा। चट्टान हथेली, ड्रैगन मुस्टिका, तीखी तलवार, हवाई कदम, इन तकनीकों का नाम पढ़कर पार्थ की आंखें खुशी से चमक उठी। पार्थ ने जल्दी से पुस्तक के पहले पृष्ठ को खोलकर पढ़ने लगा। आमतौर पर पहले पृष्ठ पर तकनीकों का सारांश लिखा होता था। हवाई खंजर, बिजली की तरह शक्तिशाली, इसकी गति बेहद तेज होती है। न्यूनतम आवश्यकता युद्ध पथ का पहला स्तर है। इस तकनीक को सीखना बेहद आसान है। तकनीक का स्तर निम्न। ड्रैगन मुस्टिका, ये तकनीक साधक की ताकत बढ़ा सकती है और सारी शक्ति एक हमले में लगाई जा सकती है। इस तकनीक को सीखना बेहद कठिन है। न्यूनतम आवश्यकता युद्ध पथ का तीसरा स्तर। तकनीक का स्तर मध्यम श्रेणी। हवाई कदम, इस तकनीक का इस्तेमाल करीबी मुकाबले में किया जाता है, जिससे साधक की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अगर इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाए तो एक साथ कई लोगों के खिलाफ आसानी से लड़ा जा सकता है। इसे सीखना बेहद कठिन है। न्यूनतम आवश्यकता युद्ध पथ का दूसरा स्तर। तकनीक का स्तर मध्यम। धातु शरीर, ये तकनीक शरीर को मजबूत बनाकर उसकी रक्षा शक्ति को बढ़ाती है। अगर कोई इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लेता है तो साधक के शरीर पर तलवारों और खंजरों से भी कोई चोट नहीं लगेगी। इसे सीखना बेहद कठिन है और इसमें उच्च इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। न्यूनतम आवश्यकता युद्ध पथ का तीसरा स्तर है। तकनीक का स्तर मध्यम। पुस्तकालय में मौजूद सभी तकनीकें मेरी धातु मुष्टिका से कहीं अधिक मजबूत है। पार्थ बेहद प्रसन्न था। उसने जो भी तकनीकें देखी वे मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी की थी। उसका तो मन कर रहा था कि पुस्तकालय की सारी तकनीकों को अपने साथ ले जाए, लेकिन अफसोस, वो यहाँ से केवल एक मध्यम श्रेणी की युद्ध कला तकनीक ही ले सकता था। काश मैं कुछ और तकनीकें ले जा पाता तो कितना अच्छा होता। पार्थ गुरुकुल के नियमों से थोड़ा नाराज था। उसे ये अनुचित लगा कि
शाखा शिष्य सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की तकनीक चुन सकते हैं, जबकि मुख्य शिष्य दो तकनीकों को चुन सकते हैं। फिर उसने सोचा, अगर मुझे एक ही तकनीक चुनी है तो मैं सबसे अच्छी तकनीक चुनूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा पुस्तकें पढ़कर देखनी होगी कि उनमें से सबसे बेहतर कौन है। ऐसा सोचकर उसने अपनी पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए दाहिनी आंख की शक्ति को जागृत कर दिया। दाहिनी आंख की शक्ति जागृत करने से उसकी पढ़ने की गति 10 गुना से भी ज्यादा तेज हो गई। यहाँ तक कि उन पुस्तकों में लिए कठिन वाक्यों को समझने के लिए भी उसे बस एक नजर देखने की जरूरत थी। जल्द ही पार्थ ने 30 से भी अधिक पुस्तकों को देखकर उनके मंत्रों को पूरी तरह से याद कर लिया, लेकिन अभी भी उसे इसका एहसास नहीं हुआ था। वो तो बस जल्दी से ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना चाहता था। लेकिन जब उसने 50 से अधिक पुस्तकों पढ़ लिया, तब अचानक उसे इसका एहसास हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, पार्थ अचानक से जम गया। उसने जल्दी से अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों को फिर से याद करने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि उसने तो पूरी की पूरी किताब को बस एक नजर देखकर ही याद कर लिया है और उसमें एक भी शब्द गलत नहीं था। क्या ये? पार्थ खुद को उत्साह से कांपने से रोक नहीं सका। उस दिव्य आंख को पाने के बाद पार्थ की याददाश्त भी बढ़ गई थी। ये कहा जा सकता था कि अगर वो कोई चीज एक बार देख ले तो वो इसे कभी नहीं भूलेगा। उसे बस इतना करना था कि वो अपनी दाहिनी आंख की दिव्य शक्ति को जागृत कर ले और बस काम हो जाएगा। पार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह की शक्ति हासिल कर पाएगा। इसका मतलब है कि इस शक्ति के साथ पार्थ पुस्तकालय में कुछ और किताबें ले सकता है और इसके लिए उसे पुस्तकें बाहर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो वो सब कुछ भूलकर बस तेजी से पुस्तकें पढ़ने लगा। पार्थ के चेहरे पर उत्साह का भाव था और जो भी पुस्तक उसके हाथ में आती वो तुरंत उन सभी को याद करने लगा। जैसे जैसे वो पुस्तकों को याद कर रहा था कि उसकी याददाश्त पहले से भी तेज होती जा रही है, इसलिए उसकी पुस्तकें पढ़ने की गति और भी तेज हो गई। यहाँ तक कि पार्थ ने 50 पृष्ठों वाली एक किताब को पूरी तरह से याद करने में केवल 20 सांसों का समय लिया। हा हा हा, क्या बात है! मजा आ गया। पार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि किताबों को पलटते हुए वो बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके इस तरह के अजीब व्यवहार ने कुछ अन्य शिष्यों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। मुझे लगता है कि यह लड़का पागल हो गया है। शायद ये पहली बार पुस्तकालय आ रहा है और इतनी सारी युद्ध कला तकनीकों को देखकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो गया है। इतनी सारी पुस्तकें देखकर शायद वो सोच रहा होगा कि वो सारी पुस्तकों को अपने साथ ले जा सकता है, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जब उसे नियम के बारे में पता चलेगा तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। कुछ शिष्यों ने पार्थ की हरकतों को देखा और अपना सिर हिला दिया। भाई, कुछ तो इन्हें बाहर ले जाकर बेचने की योजना भी बनाने लगते हैं, पर बेचारे ये नहीं जानते कि ये उनकी आखिरी गलती हो सकती है, उनमें से एक ने दूसरे से कहा। समय पलक झपकते बीत गया। अब तक लगभग 20 मिनट बीत चुका था। पार्थ ने एक लंबी सांस ली। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बेहद उत्साहित था। अब तक उसने युद्ध कला की 100 से अधिक किताबें याद कर ली थी, या यूं कहें कि चुरा ली थीं। ये युद्ध कला तकनीकें मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी की थीं। इसमें मुट्ठी तकनीक, हथेली तकनीक, तलवार तकनीक, श्वास तकनीक, कदम तकनीक, रक्षा तकनीक और कई अन्य शामिल थे। लेकिन पार्थ लगातार अपनी दाहिनी आंख की शक्ति का प्रयोग कर रहा था, इसलिए उसका दिमाग थक गया। इसके बाद पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख आसपास की किताबों को देखने लगा और अचानक उसकी नजर एक पुरानी युद्ध कला की किताब पर रुक गई। पार्थ को लगा कि जैसे उसे कोई बहुत ही ताकतवर तकनीक मिलने वाली है, जो कि बाकी तकनीकों से अलग होगी। पार्थ ने इस पुस्तक को उठाया और जिसका शीर्षक था
तैरती नौका। उसने पहला पन्ना पलटा। तैरती नौका उच्च श्रेणी की युद्ध कला साधक के शरीर को इतना हल्का बना देता है कि वो बिना निशान छोड़े बर्फ में भी आगे बढ़ सकता है, पानी की सतह पर चल सकता है और अगर उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाए तो साधक थोड़ी देर के लिए दोहरी छलांग लगा सकता है और यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए उड़ भी सकता है। इसके साथ आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने पर इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। इसे सीखना बेहद कठिन है। न्यूनतम आवश्यकता, युद्ध पथ का तीसरा स्तर। पार्थ ने पहले सोचा कि ये सिर्फ एक सामान्य कदम तकनीक थी, लेकिन जब उसने दोहरी छलांग और आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति का मतलब था कि यह कौशल स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर लेने वाले साधक के लिए उपयुक्त था। और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा था, उच्चतम स्तर तक महारत हासिल करने बाद यदि साधक के अनाहत चक्र जागृत हो तो इसका प्रयोग करने पर सबसे तेज गति प्राप्त की सकती है। क्या अतिशयोक्ति है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि शीर्ष श्रेणी के युद्ध कला तकनीक भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या ये शीर्ष श्रेणी से भी ऊंचे स्तर की युद्ध कला तकनीक है? पार्थ की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत ही तैरती नौका सूत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उनके दिल में एक सवाल था कि इतनी मजबूत तकनीक को भला सबसे निचली मंजिल पर क्यों रखा जाएगा, लेकिन जल्द ही पार्थ को इसका कारण भी मिल गया। किताब के एक तिहाई हिस्से को पलटने के बाद इसमें लिखे शब्द धुंधले पड़ने लगे। दरअसल किताब बहुत पुरानी थी, जिस वजह से किताब में लिखे शब्द मिटने लगे थे। इसका मतलब यह था कि इस किताब में लिखे सूत्रों का केवल एक तिहाई ही पढ़ा जा सकता है। हे भगवान! फिर से नहीं। पार्थ बुरी तरह निराश था। हालांकि उसने हार नहीं मानी और धुंधले शब्दों पर अपनी दाहिनी आंख की शक्ति का प्रयोग किया। पार्थ ने जब अपनी दाहिनी आंख की पूरी शक्ति का उपयोग किया तो उसमें लिखे शब्द धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। लेकिन 1 से 2 पृष्ठ पढ़ने के बाद ही पार्थ ने महसूस किया कि उसका दिमाग थक गया है और उसकी दाहिनी आंख में अब कोई शक्ति ही नहीं बची है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं तो मैं धीरे धीरे इसके सभी सूत्रों को पढ़ सकता हूं, पार्थ ने सोचा और फिर तैरती नौका की किताब को पुस्तकालय की पहली मंजिल से बाहर लेकर चला गया। तैरती नौका, तुम ये युद्ध कला तकनीक सीखना चाहते हो? श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने अपनी बाहें टेढ़ी करके पूछा। जी हाँ, पार्थ ने विनम्रता से कहा। यह किताब लगभग 1000 पुरानी है और इसकी क्षमता उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से भी अधिक है। इतनी बात बताने के बाद सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग की आवाज बदल गई। लेकिन इस पुस्तक का केवल एक तिहाई ही पढ़ा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस तकनीक को पूरी तरह से सीखना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर वे ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो भी जब वे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की कोशिश करेंगे तब उनकी प्रगति और क्षमता कम हो जाएगी। अंत में सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने चेतावनी दी, मैं तुम्हें ये किताब बदलने की सलाह दूंगा, वरना तुम कभी भी अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं कर पाओगे और ना ही सच्चे वीर योद्धा बन जाओगे। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद श्रेष्ठ, लेकिन मेरा निर्णय अटल है। पार्थ के चेहरे पर एक शांत भाव था। उसने पुस्तक को लिया और पुस्तकालय से बाहर चला गया। पार्थ को बाहर जाते देख सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये नादान युवा बस शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक सीखना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें इसमें कामयाब हो या ना हो। उनका मानना था कि पार्थ तैरती नौका को पूरी तरह से सीखने में सक्षम नहीं होगा और भले ही उसमें ऐसा करने की क्षमता हो, फिर भी एक आधी अधूरी युद्ध कला तकनीकी किताब भला क्या ही सिखा सकती है। पुस्तकालय को छोड़कर पार्थ कुटिया में लौट आया। अब तक उसके माता पिता भी वापस अपने गांव चले गए थे।
वह अपने बिस्तर पर बैठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग के अंदर युद्ध कला तकनीकी लगभग 100 किताबों का विवरण सामने आ गया। क्या होगा जब गुरुकुल को पता चलेगा कि पार्थ ने इतनी सारी तकनीकें पुस्तकालय से चुरा ली है? जानने के लिए आगे की कहानी पढ़ना जारी रखें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। 6 धनुर्विद्या स्थल पर तमाशा युद्ध कला तकनीकी इतनी सारी किताबें देखकर पार्थ बहुत खुश हुआ। वो अपनी खुशी को रोक नहीं सका और खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर कोई व्यक्ति एक मध्यम श्रेणी के युद्ध कला तकनीक को बाजार में खरीदने जाए तो उसे सैकड़ों चांदी के सिक्कों का भुगतान करना पड़ेगा, और पार्थ ने लगभग 100 पुस्तकें मुफ्त में ही प्राप्त कर ली थी, जो कि हजारों चांदी के सिक्कों के बराबर थी। तो भला वो खुश क्यों नहीं होता। वैसे भी पार्थ को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह केवल 10 चांदी के सिक्के ही मिलते थे। काश मैं इन तकनीकों को बाजार में बेच सकता तो मुझे कितने सारे चांदी के सिक्के मिल सकते हैं जिनसे मैं कई औषधियां खरीद लेता। लेकिन जाहिर है वो गुरुकुल के किसी भी युद्ध कला तकनीक को बाहर ले जाकर नहीं बेच सकता था, और फिर भी अगर उसने ऐसा किया तो उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि वे लोग उसकी साधना को नष्ट कर देंगे और फिर उसे गुरुकुल से भी बाहर कर देंगे। बेहतर यही होगा कि मैं थोड़ी सावधानी बरतूं और अपनी युद्ध कला तकनीकों को सबकी नजरों से बचा कर रखूं। इसके बाद सिर्फ कुछ तकनीकें जो कि बहुत अच्छी है सिर्फ उन्हीं का अभ्यास करूं। इससे एक तो मेरे पास सिर्फ सबसे अच्छी तकनीकें होंगी, और जब मैं उन तकनीकों का अभ्यास करूंगा तो दूसरों को भी मुझ पर शक नहीं होगा। हाँ, यही सही विचार है। फिर पार्थ ने युद्ध कला पुस्तकालय से ली गई सारी 100 किताबें निकाली। उनमें से अधिकांश उच्च श्रेणी के थे और पुस्तक में किसी भूतपूर्व योद्धा के अनुभवों को भी बताया गया था ताकि साधक उन अनुभवों का उपयोग कर सके जिससे उन्हें प्रशिक्षण में कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। हालांकि इन किताबों में से अपने लिए सबसे उपयुक्त युद्ध कला तकनीक को चुनना आसान नहीं था। यह अच्छा था कि ये सभी पुस्तकें उसे पूरी तरह से याद हो गई थीं। इससे उसे ये फायदा था कि वो किसी एक तकनीक की बाकी दूसरी तकनीकों के साथ तुलना करें और अपने लिए उनमें से सबसे उपयुक्त तकनीक का चयन करें। पार्थ ने आधे घंटे के अंदर ही उन 100 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों को चुन लिया। वह थे तैरती नौका, ड्रैगन मुस्टिका, तीव्र श्वास तकनीक और उल्का पिंड बाण वर्षा। तैरती नौका निश्चित रूप से उन सभी में से सबसे अच्छी तकनीक थी, और अब जब पार्थ के पास उसकी रहस्यमयी दाहिनी आंख की शक्ति थी तो वो उन धुंधले शब्दों को भी आसानी से पढ़ सकता था। उसके बाद ड्रैगन मुस्टिका और तीव्र श्वास तकनीक आई। सबसे अच्छी बात यह थी कि ड्रैगन मुस्टिका और तीव्र श्वास तकनीक को अगर एक साथ प्रयोग किया जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति इतनी अविश्वसनीय होगी कि उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीकें भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। पार्थ को ड्रैगन मुस्टिका से किसी योद्धा के शरीर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, और मजबूत शरीर के साथ युद्ध पथ की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने में बड़ी आसानी होती थी। जब कोई योद्धा स्वाधिष्ठान चक्र के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत कर लेता था तो उसे एक सत्तावीर योद्धा मान लिया जाता था। तीव्र श्वास तकनीक भी एक शीर्ष मध्य श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी। इससे एक साधक के शरीर की शक्ति, रक्त और ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। इसे उच्च स्तर पर प्रशिक्षित करने पर आध्यात्मिक शक्ति को समझने में काफी आसानी होती है। ड्रैगन मुस्टिका और तीव्र श्वास तकनीक दोनों ही तकनीक एक दूसरे के अनुकूल थी, और दोनों ही तकनीकें आध्यात्मिक शक्ति के विकास में सहायक थी। इसलिए पार्थ इन दोनों को चुनकर बहुत खुश हुआ। अब अगली तकनीक, उल्कापिंड बाण वर्षा। यह उच्च स्तर के करीब का तीरंदाजी कौशल था।
उसने एक तीरंदाजी तकनीक क्यों चुनी? सभी जानते हैं कि धनुर्विद्या के लिए तेज नजर का होना कितना जरूरी होता है, और पार्थ अपनी दाहिनी आंख की दिव्य शक्तियों के साथ इसका सबसे अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है। अगर मैं इतनी शानदार और दिव्य दृष्टि के साथ भी धनुर्विद्या नहीं सीखता तो मुझे सच में बेहद अफसोस होता। पार्थ के होठों पर एक मुस्कान आ गई। युद्ध कला तकनीक चुनने के बाद पार्थ ने उनका अभ्यास करना शुरू किया। उसने सबसे पहले तीव्र श्वास तकनीक से शुरुआत की, क्योंकि मजबूत शरीर और रक्त किसी भी योद्धा की साधना के मूल तत्व है। उसका शरीर जितना मजबूत होगा, ड्रैगन मुस्टिका से प्रतिद्वंद्वी को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अपनी आंखें बंद करके पार्थ ने मन ही मन तीव्र श्वास तकनीक के सूत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद ही उसे अपने शरीर के रक्त में धीरे धीरे बदलाव होता हुआ महसूस हुआ। क्या ये इतना आसान है? पार्थ हैरान था। तीव्र श्वास तकनीक के नियम के अनुसार अधिकांश लोगों को इस स्तर पर पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन तक की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सच में बेहद प्रतिभाशाली हूं? पार्थ ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर खुद ही इस विचार से असहमत हो गया, क्योंकि अगर वो इतना ही प्रतिभाशाली होता तो उसके लिए युद्ध पथ के तीसरे स्तर में प्रवेश करना इतना कठिन नहीं होता। उसने महसूस किया कि जब से उसे ये रहस्यमयी दिव्य आंख मिली है, उसकी मानसिक ऊर्जा बढ़ गई थी। उसकी प्रतिक्रिया की गति, समझने और विश्लेषण करने की गति अब सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक हो गई थी। जब वो तीव्र श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था तो पार्थ की दाहिनी आंख से एक धड़कन की आवाज आई। उसी समय उसने आंख के अंधेरे आयाम में देखा। 3.40 सेमी लंबी सुनहरी रोशनी तेजी से घूम रही थी। उसने महसूस किया कि जब भी सुनहरी रोशनी तेजी से घूमती है तो उसकी शक्तियों में भी वृद्धि होती है। आधे दिन बाद पार्थ ने तीव्र श्वास तकनीक के पहले स्तर का अभ्यास आधा पूरा कर लिया था और उसके शरीर से पसीने की एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। साथ ही उसे लगा कि उसकी शारीरिक शक्ति लगभग 25% तक बढ़ गई है। ये अनुभव तो बेहद शानदार है। पार्थ को ये बेहद अविश्वसनीय लगा। तीव्र श्वास तकनीक को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, और जब साधक इसके तीसरे स्तर के चरम पर पहुंच जाता है तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के करीब पहुंच जाएगा। एक और आधे दिन के बाद पार्थ तीव्र श्वास तकनीक पहले स्तर के चरम पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद उसकी गति धीमी होने लगी थी। फिर उसने अपना विचार बदल दिया और ड्रैगन मुस्टिका का अभ्यास शुरू कर दिया और तीव्र श्वास तकनीक को भी साथ में प्रयोग करने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, तीव्र श्वास तकनीक के पहले स्तर के चरम पर पहुंचने की वजह से ड्रैगन मुस्टिका सीखने की गति बहुत तेज थी। केवल आधे दिन के समय में पार्थ ने शुरुआती स्तर की सभी 81 चालें सीख लीं। ड्रैगन मुस्टिका में अत्यधिक शक्ति थी, खासकर जब इसे तीव्र श्वास तकनीक के साथ प्रयोग किया जाता था तो मुक्के की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। पार्थ ने एक हल्की मुस्कान बिखेरी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ड्रैगन मुस्टिका सीखने के बाद तीव्र श्वास तकनीक भी दूसरे स्तर तक पहुंच गई। एक दूसरे के साथ अभ्यास करने पर दोनों की क्षमता अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी। हा, ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए एकदम सही है। पार्थ को दिल ही दिल में हंसी आ गई। अगले 4 से 5 दिनों के लिए पार्थ ड्रैगन मुस्टिका और तीव्र श्वास तकनीक सीखता रहा और दोनों कौशलों को तेजी से प्रशिक्षित किया। इस समय तक पार्थ की साधना युद्ध पथ के तीसरे स्तर के शिखर के करीब पहुंचने वाली थी। बस थोड़ी देर और मैं तीसरे स्तर के चरम पर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं आसानी से अपने मूलाधार चक्र को भी जागृत कर लूंगा। पार्थ उम्मीदों से भरा हुआ था। अगले दिन पार्थ ने कुटिया को छोड़ दिया और अभ्यास स्थल की ओर चल पड़ा।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे तैरती नौका और उल्का पिंड बाण वर्षा को अभ्यास करने के लिए खुली जगह की जरूरत थी। जल्द ही पार्थ युद्ध कला के मैदान के एक कोने में पहुंच गए। ये वो स्थान था जहां शिष्य धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। तभी एक तीर ने तेजी से धनुष से निकला और 100 कदम दूर सीधे लक्ष्य के केंद्र में जा लगा। महान तीरंदाजी कौशल। आपकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर मुझे कोई संदेह नहीं है कि पार्थिव भाई गुरुकुल के शीर्ष 3 ईश्वरीय धनुर्धारियों में से एक है भाई। मेरी मानो तो पार्थिव भाई शायद अपनी शानदार धनुर्विद्या से उन दोनों को भी पछाड़ देंगे। उनमें से एक ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, सच कहा, यह तीर से तो शायद मूलाधार चक्र जागृत कर चुके योद्धा भी खुद को नहीं बचा पाएंगे, और यहाँ तक कि ताकतवर जंगली जानवरों को भी मारा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि बाकी दोनों की क्षमता अभी इस स्तर तक पहुंची है। बगल से उत्तेजित आवाज सुनाई दी। हम शानदार। पार्थ ठीक समय पर वहां आया और बोला। उसने भी महसूस किया कि पार्थिव की धनुर्विद्या कौशल सच में उच्च कोटि की है। वो जानता था कि वो युवक जिसका नाम पार्थिव था, उसे गुरुकुल में अपनी तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध था। पार्थिव ने धनुष की डोरी खींची और बिजली की गति से 5 से 6 तीर चलाए, जिससे दूर रखे लक्ष्य के केंद्र के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए धंस गए। बहुत अच्छा, शानदार। आसपास के शिष्य जयकारे लगाने लगे। पार्थ ने और अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने भी मेहनत की तो वो भी एक अच्छा धनुर्धर बन सकता है। वो एक खुली जगह पर गया और वहां रखा एक धनुष उठा लिया। जैसे ही उसने धनुष उठाया, मैदान पर मौजूद शिष्यों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। देखना जरा, वो लड़का कौन है? वो शायद नया लगता है। एक शिष्य ने उसे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। हे, इस लड़के को पार्थ कहा जाता है और वो आधा साल पहले एक शाखा गुरुकुल से यहाँ आया था। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले उसने कार्तिक को नाराज कर दिया था। मैंने तो ये भी सुना है कि उसके साथ वाली लड़की ने भी अब उसे छोड़ दिया है। कुछ ऐसे भी थे जो पार्थ को पहले से पहचानते थे। उन्होंने पार्थ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शाखा गुरुकुल शिष्य, चलो एक शर्त लगाते हैं और देखते हैं कि क्या वो सटीक निशाना मार सकता है। कुछ शिष्यों ने पार्थ का मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि पार्थिव भी पार्थ को यहाँ देखकर गुस्सा हो गया था। तीरंदाजी कौशल के लिए प्रतिभा और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी 11 बड़ी आसानी के सीख सकता है। पार्थिव बहुत अहंकारी था और उसने पार्थ को गुस्से से देखा। पार्थ इन लोगों बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। तीर चलाने वाली जगह से लक्ष्य लगभग 100 कदम दूर एक खंबे पर टंगा था, जो कि किसी लकड़ी के गोल पहिए की तरह लग रहा था। उस पर एक के अंदर एक कुल 10 गोले बने थे और सबसे बीच वाले गोले को लाल रंग से रंगा गया था। उसने अपनी दाहिनी आंख की थोड़ी से शक्ति का इस्तेमाल किया तो लक्ष्य उसकी नजरों में और भी बड़ा हो गया। शूष धनुष का तार कांपने लगा और तीर हवा में उड़ गया। बड़ी मुश्किल से लक्ष्य तक पहुंचा, लेकिन फिर लक्ष्य के कोने से टकरा कर जमीन पर गिर गया। कम से कम वहां तक पहुंचा तो पार्थ को पसीना आने लगा क्योंकि वो पहली बार धनुष का उपयोग कर रहा था। हा, क्या शानदार तीरंदाजी है। मैदान पर मौजूद शिष्यों ने सिर उस तरफ देखा और जमकर हंसे। दोबारा कोशिश करता हूँ। पार्थ शांत था। पहले तीर का चूकना सामान्य था। इसके बाद उसने अपने दाहिनी आंख की दिव्य शक्ति को तीर पर प्रवाहित किया और उल्का पिंड बाण वर्षा तकनीक को अपने दिल में विलीन कर लिया। शूष दूसरा तीर सीधे निशाने पर लगा, लेकिन केंद्र के लाल गोले से एक गोला दूर था। 9वां गोला। मैदान में अचानक ही सन्नाटा हो गया। जो अभी तक हंस रहे थे अब उनके चेहरे मुरझा गए थे। यहाँ तक कि पार्थिव की भौहें भी सिकुड़ गई थी। 9वां गोला।
ये तो केंद्र के बहुत करीब था। 100 कदम दूर के लक्ष्य पर निशाना लगाना पुराने तीरंदाजों के लिए तो बहुत ही आसान था, लेकिन जिस व्यक्ति अपनी जिंदगी में आज पहली बार तीर चलाया हो, उसके लिए तो ये शानदार प्रयास कहा जा सकता है। किस्मत भाई, ये बस तुक्के में लग गया। आप ठीक कह रहे हैं। एक नौसिखिया जिसे ढंग से धनुष पकड़ना भी न आता हो, इतना सटीक निशाना नहीं लगा सकता है। तुमने देखा तो था कि उसका पहला तीर तो निशाने पर भी नहीं लगा था। शिष्य फिर से हंसने लगे और पार्थ को देखने लगे। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करते, तीसरा तीर भी हवा में चला गया। शूष तीर प्रकाश की तरह तेज गति से धनुष से निकला और सीधा निशाने पर लगा। केंद्र 10वां गोला मैदान एक बार फिर से खामोश हो गया। यहाँ तक कि पार्थिव भी हैरान रह गया। वे सभी असमंजस में थे। शायद मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, पार्थ ने हल्की मुस्कान दी। उसके होठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि यह साबित हो गया कि उसमें धनुष के लिए असाधारण प्रतिभा थी। फिर से भाग्य? ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अधिकांश तीरंदाजों के चेहरे पर अजीब भाव थे। कोई भी तीरंदाज शुरू में नौसिखिया ही होता है, लेकिन उन लोगों ने पहली बार देखा था कि कोई इतना भी भाग्यशाली हो सकता है। बच्चे, एक और तीर चलाओ, कुछ शिष्यों ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, एक और तीर चलाओ, अभी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उनमें से अधिकांश ने उत्साह से देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्थ वहां से जाना चाहता था, लेकिन ये लोग उसे जाने देने को तैयार ही नहीं थे। कुछ शिष्य ऐसे भी थे जिनके मूलाधार चक्र पहले ही जागृत हो चुके थे, और अधिकांश उम्र में उससे बड़े भी थे। ठीक है, पार्थ ने अपने कंधे उचकाए और फिर से धनुष उठाया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ हर बार की तरह इस बार भी दूसरों के द्वारा परेशान किया जाएगा, या फिर इस बार वो देगा मुंह तोड़ जवाब? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6-7 देशभाग्य या फिर धोखा। अध्याय 7 देशभाग्य या फिर धोखा। हालांकि पार्थ उनकी मंशा समझ चुका था कि उनमें से किसी को उसकी प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था। वे तो बस मिलकर पार्थ का मजाक उड़ाकर पार्थिव की नजरों में अच्छा बनना चाहते थे, जिससे आगे चलकर वे उसका लाभ उठा सके। असहाय होकर पार्थ ने फिर से धनुष उठाया और लापरवाही से उसकी डोरी खींच दी। इस बच्चे के धनुष पकड़ने के तरीके को देखकर ही पता लग जाता है कि ये कोई नौसिखिया है, एक ने ताना मारते हुए कहा। सही कहा, अगर ये फिर से सटीक निशाना लगा लेगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सभी लोगों के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाले भाव थे और जाहिर तौर पर वे पार्थ को नीचा दिखा रहे थे। उस भीड़ में जो सबसे ज्यादा काबिल था वो पार्थिव था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। तीरंदाजी में महारत हासिल करने के लिए अनेकों बार प्रयास करना पड़ता है, तभी आप चोटी के तीरंदाज बन पाएंगे। उसके शब्दों को सुनकर बाकी लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। पार्थ ने एक गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसने अपनी दाहिनी आंख की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यदि वो इस बार भी उसका प्रयोग करता है तो ये तीर फिर से लाल घेरे में ही लगेगा। पार्थ ने शांत रहने का फैसला किया, इसलिए उसने अपनी दाहिनी आंख का बस हल्का सा ही इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इस बार उल्का पिंड बाण वर्षा पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। पार्थ के शरीर के हर हिस्से, यहाँ तक कि उसकी सांस लेने में भी एक छोटा सा परिवर्तन होने लगा। इन बदलावों पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि एक असाधारण तीरंदाज होने के नाते पार्थिव की आंखें चमक उठी। उसने पार्थ के द्वारा प्रयोग की गई तकनीक को तुरंत पहचान लिया। शूष पार्थ ने धनुष से एक तीर छोड़ा जो किसी तेज उल्का पिंड की तरह सीधे निशाने पर जा लगा। केंद्र
फिर से लक्ष्य के बीचों बीच। इस बार तो पार्थ की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। इस बार तो उसने अपनी दाहिनी आंख की पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ उल्का पिंड बाण वर्षा पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना सिर हिलाया। एक बार फिर से। ये बच्चा आखिर ऐसा कर कैसे रहा है? अब तो इसने लगातार 2 बार केंद्र को भेद दिया है। कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक नौसिखिया भला इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता है? वो भी दो बार। इन तीरंदाजों के भाव बेहद जटिल थे और वे विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, मैंने अपना अभ्यास पूरा कर लिया है। मैं अब जा रहा हूँ। पार्थ ने अपने कपड़े झाड़े, फिर अपना धनुष नीचे रखा और जाने के लिए तैयार हो गया। उसे इस तरह खुद को अनदेखा करके जाते देखकर सभी लोगों को क्रोध आया। बच्चे, वहीं रुक जाओ। पीछे से एक ठंडी आवाज आई। पार्थ के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़ गया। उसे बुलाने वाला व्यक्ति पार्थिव था। पार्थिव का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसने अपनी मूलाधार चक्र की ऊर्जा को प्रसारित किया, जिससे उसके आसपास के लोगों को दबाव महसूस होने लगा। पार्थिव की उम्र लगभग 17 से 18 साल थी। साथ ही उसकी साधना मूलाधार चक्र पर थी और उसका शरीर पार्थ की तुलना में काफी बड़ा था। जो आपने बोला वो काम तो मैंने ही कर दिया है, तो आप मुझे फिर से क्यों रोक रहे हैं? पार्थिव बेहद मजबूत था और पार्थ को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्थिव से जीत जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो पार्थिव से डरता था। तुम अभी भी अभिनय कर रहे हो। तुम कोई नौसिखिए नहीं हो। अब हमें और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। पार्थिव ने गुस्से में। पार्थ ने गहरी सांस ली। ये सुनने के बाद उनके पास मौजूद लोगों को भी ये एहसास हुआ कि आखिरी बार उसने सच में किसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। सही कहा, ये बच्चा कोई भाग्यशाली नहीं था। ये तो उस बाघ की तरह था जो सुअर होने का नाटक कर रहा था। सही कहा। इसने सोचा होगा जब ये हमें बताएगा कि इसे धनुर्विद्या नहीं आती और जब हम उसके झांसे में आ जाएंगे, उसके बाद अपनी शानदार तीरंदाजी का प्रदर्शन करके हमें अचंभित कर देगा। इससे हम सब इसके प्रशंसक बन जाएंगे और इसकी जी हुजूरी करेंगे। हम यह लड़का सच में हमें मूर्ख बनाना चाहता है। आसपास के शिष्यों ने पार्थिव की बातों पर विश्वास किया और पार्थ पर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वास्तव में आज पहली बार तीर चलाया है। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। वो कोई नाटक थोड़े ना कर रहा था, लेकिन ये भी सच था कि उसे खुद भी इतना अच्छा परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। पार्थिव ने उसे देखा और चंचलता से कहा, हाँ, यहाँ तक कि मैं भी पहले 2 तीरों से भ्रमित हो गया था, लेकिन तीसरा तीर को चलाते समय तुम्हारे हाथों की मुद्रा और निशाना लगाने की प्रतिभा उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 100 कदम दूर लक्ष्य पर लगातार 2 बार सटीक निशाना लगाना, क्या किसी नौसिखिए का भाग्य इतना शानदार हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हर कोई उस समय विशेषज्ञों की तरह बात कर रहा था। पार्थ के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पाएगा। तो अब तुम लोग क्या चाहते हो? पार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वैसे भी इन मूर्खों को समझाने का कोई मतलब नहीं था। हे बच्चे, तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, इसलिए हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। सभी शिष्यों ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और उसे घेर कर खड़े हो गए। ये नजारा देखकर वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बहन राधा, वहां इतनी भीड़ क्यों है? आओ जाकर हम भी देखें। गुरुकुल की कुछ लड़कियों का ध्यान भी उस ओर आकर्षित हुआ। इन लड़कियों की उम्र 12 से 16 साल के बीच थी। उनमें से एक ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद और नाजुक लग रहा था। उसकी शारीरिक बनावट शानदार थी, जिससे सुंदरता और भी बढ़ गई थी।
वो लड़की कितनी सुंदर है। वो कौन है? पार्थ की उम्र का ही एक युवक अपनी आंखें बड़ी करके उस लड़की को देख रहा था। ये गुरुकुल की नई प्रतिभा है। राधा गुरुकुल के अधिकांश शिष्य उस लड़की की पहचान जानते थे। वो केवल 14-15 वर्ष की है और उसकी साधना मूलाधार चक्र के चरम पर है। वो जल्द ही अपना स्वाधिष्ठान चक्र भी जागृत कर लेगी और एक सच्ची वीर योद्धा बन जाएगी। हम राधा तो सुंदर होने के साथ साथ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी है। कुछ शिष्यों ने तुरंत ही अपनी नजरें झुका ली और शर्म महसूस की, जैसे उन्हें लगा कि वे राधा के योग्य ही नहीं हैं। राधा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें एक ताजगी भरी आभा भी थी। वो किसी ताजे खिले फूल की तरह थी। यहाँ तक कि राधा को देखकर पार्थिव की आंखें भी चमक उठी। उसके मन में वासना की एक लहर उठी, लेकिन उसने अपने मन के भाव को चेहरे पर नहीं आने दिया और मन ही मन खुद से कहा, ये सुंदर लड़की सिर्फ मेरी है। पार्थ भी राधा को जानते थे। राधा भी एक शाखा शिष्य थी जो यहाँ लगभग 6 महीने पहले आई थी। उसकी साधना भी कार्तिक असवाल जैसी ही थी, लेकिन वो उम्र में उससे छोटी थी। किसी शाखा शिष्य का इतनी तेजी से प्रगति करना सच में अविश्वसनीय था। शायद वो सच में बेहद प्रतिभाशाली थी। जब पार्थ ने पहली बार राधा को देखा तो उसने सोचा,